हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग 2018 सीजीएल मेंस में ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पता है कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी 7 वीडियो बना रखी है ज्योमेट्री की, जिसमें मैंने 2011 से लेकर 2017 तक के सारे ज्योमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है जो सीजीएल मेंस के पेपर में पूछे गए हैं। और टोटल 2011 से 2018 तक की अगर बात करें तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योमेट्री की 231 के करीब हैं, जो आप सबको भी पीडीएफ ये मिला होगा। तो मैंने इसी पीडीएफ को सॉल्व करना शुरू किया हुआ है और इसके अंतर्गत मैंने 190 तक सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 190 तक 7 पार्ट में। और ये 8वीं पार्ट है या फिर ये लास्ट पार्ट समझ लो, इसमें लास्ट क्वेश्चन 231 नंबर तक मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको एक कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें सारे पार्ट एक ही साथ आपको मिल जाएंगे। 7 या 8 घंटे की वीडियो हो सकती है वो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। देखें भाई, पहले सवाल में अपने पास एक हेक्सागन दिया हुआ है। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं कि दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, यानी कि रेगुलर हेक्सागन है, जिसकी साइड जो है वो 12 है। आपको साइडेड पार्ट का एरिया बताना है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब एक बात आप समझो जरा कि एक तो कि इसमें आप ये कर सकते हो, जैसे कि ये पूरा आप रेक्टेंगल का एरिया निकालो, उसमें से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल घटा दो। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम है, हम इनको एक साथ और फिर इसको घटा दें तो भी बात बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे ना करके एक काम करो कि आप ज़रा, मैंने एक बार भी आपको बताया था पिछली किसी वीडियो में ज्योमेट्री की ही, कि इसको कटिंग कैसे करते हैं। या फिर आप ये जानते होंगे कि एक समषटभुज में टोटल कितने ट्राइंगल होते हैं, तो आप बोलेंगे जी समषटभुज जो होता है यानी कि रेगुलर हेक्सागन, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि 6 समबाहु त्रिभुज से बना होता है। अब देखो, अगर मैं इसको उस फॉर्म में डिजाइन करूँ यानी कि ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा अपने पास फिगर। देखिए, ये तो हो गया हेक्सागन अपना, और ये ऐसे ऐसे करके 6 ट्रायंगल से बना होता है, 6 त्रिभुजों से बना होता है। और 6 त्रिभुज क्या होते हैं? 6 त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब हमें जो निकालना है वो देखिए, हमें यहाँ तक का पार्ट निकालना है। आप ये समझ लो, ये वाला पार्ट हमें ओवरऑल निकालना है, जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ। देखिए, यही पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही पार्ट हमें बताना है। ये एक्चुअली में सीधी लाइन है और ये ऐसी बनी हुई है और ये ऐसे, यानी कि कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्त कि हमें जो निकालना है वो कितने समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है। इस अगर देखो इसी चित्र में मैं ड्रॉ करूँ, देखो इस चित्र में मैं अगर बनाना चाहूँ 6 ट्रायंगल, तो आप बोलेंगे कि ये तो सेंटर हो गया, यहाँ से मैंने एक ऐसे मिलाया, फिर एक लाइन ऐसे मिला दी, ये एक त्रिभुज हुआ। और फिर यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा और ये छठा। देखो, इसमें भी मैंने 6 त्रिभुज बना दिया। अगर 6 त्रिभुज मैंने समबाहु बना दिया तो हमें निकालना कितना सा पार्ट है? ये वाला पार्ट हमें निकालना है। अब जो यहाँ पर ब्लैक कलर किया हुआ है, ये कितना समबाहु त्रिभुज को डिनोट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो ड्रॉ किया ब्लू लाइन से, अगर दिख रहा हो तो आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रायंगल हुआ। और फिर बाकी का जो ये एरिया बच गया वो आधा ट्रायंगल है, यानी कि ओवरऑल जो ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज जो हमें निकालना है वो है एक और फिर आधा, यानी कि डेढ़, जिसको हम बोलते हैं 1.5। आपको मैं किसी और कलर से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक तो ये ग्रीन वाला पूरा हो गया जो हमें निकालना है, और ये पूरा समबाहु त्रिभुज एक बन गया। दूसरा समबाहु त्रिभुज आप यहाँ पे देखिए, पीला वाला जो मैं पीले कलर से आपको दिखा रहा हूँ ये है। तो दूसरा वाला जो येलो वाला है ये आधा ही समबाहु त्रिभुज है, और ग्रीन वाला जो है वो पूरा है। यानी कि ओवरऑल जो हमें निकालना है वो निकालना है समबाहु त्रिभुज कितना? डेढ़, यानी कि 3/2 पार्ट निकालना है आपको। तो यहाँ पे 3/2 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिए, क्या होता है? √3/4 और इंटू में साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे कितना है दोस्त? साइड है 12, तो 12 इंटू में 12 ये आप कटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 से 6 बार में कटेगा, और ये 4 तियाँ, तो आपका हो जाएगा 3 तियाँ 9 छक 54 और √3। तो देखो, आंसर इजी ही है, बशर्ते आपको बात समझनी पड़ेगी। तरीके तो और भी हैं सॉल्व करने के, लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया। और मैंने कोशिश की पूरी तरह से आपको समझाने की। अब आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, ये आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे चैनल पे जो लोग वीडियो देखते हैं उन्हें मेरी बात समझ में आती भी है या नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक वीडियो के लास्ट में या फिर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को बात पसंद आ रही है और समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्त। दूसरे सवाल में देखिए क्या है हमारे पास। दूसरे सवाल में आपको ये दे रखा है कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ए बी सी डी तीनों वृत्तों के केंद्र से होके गुजरती हैं। ए बी सी डी, अच्छा, ये ए बी सी डी जो लाइन है ये तीनों वृत्तों के केंद्र से होकर
पास कर रहा है। अब आपको दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू 2 है, सी डी की वैल्यू 1 है, और यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जो बीच वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो है वो शेष दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का एवरेज है, औसत है, तो बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन तो कट गया है, वैसे लाने में ऑप्शन रहता तो ज़्यादा इजी होता बनाना, फिर भी ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि देखिए क्या करना है। एक्चुअली में यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि जो बीच वाला सर्कल है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये बीच वाले सर्कल का जो एरिया है वो सबसे छोटे सर्कल और सबसे बाहर वाले सर्कल यानी कि बड़े सर्कल के एरिया का एवरेज है, यानी कि उनकी क्षेत्रफलों का औसत है। अब क्षेत्रफल डिपेंड किस पे करता है, तो आप बोलेंगे कि वो डिपेंड करता है लेंथ स्क्वायर पे। लेंथ अब चाहे आप रेडियस लेंथ ले लो या फिर डायमीटर ले लो, बात तो बराबर है। आपको पता है कि जब रेशियो की बात करते हैं हम लोग तो क्षेत्रफल डायरेक्ट साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। साइड का मतलब यहाँ पर आप त्रिज्या भी ले सकते हैं, रेडियस भी ले सकते हैं, या फिर उसके बदले आप व्यास भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा रेशियो में, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब देखो मैं अगर व्यास का ही रेशियो डायरेक्ट ले लूँ तो आप बोलेंगे कि अगर मैं तीनों सर्कल को, जैसे तीनों सर्कल का व्यास मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि D1 है और दूसरे का D2 है और तीसरे का D3 है। अब आप बोलोगे कि पहले वाले का व्यास तो AB है। सवाल में देखो AB की लेंथ दे रखी है 2, AB को 2 दे रखा है, BC को नहीं दिया हुआ है, तो BC को हम मान लेते हैं कि BC क्या है X, और CD की वैल्यू 1 दे रखी है। तो अब देखो मैंने क्या किया कि D1 पहले वाले छोटे वृत्त का व्यास है तो वो AB है, तो AB की वैल्यू क्या हो गई 2, तो मैंने यहाँ 2 ले लिया। D2 की बात करेंगे तो D2 का व्यास क्या होगा, D2 किसका व्यास है, दूसरे वाले वृत्त का व्यास है, दूसरे वाले वृत्त में व्यास है A से C तक। अब A से C तक का अगर आप लेंथ निकालोगे तो बोलोगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, यानी कि ओवरऑल A से C तक कितना हो गया 2 और प्लस में x हो गया। अब बात करते हैं D3 की, यानी कि पूरे A से D तक की, तो A से D तक कितना है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 और 1 3 है और फिर x है, यानी कि A से D तक कितना है 3 प्लस में x है। ये तीनों वृत्तों का व्यास मैंने लिख दिया, यानी कि डायमीटर लिख दिया। अब अगर आप बात करते हैं कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के का जो एरिया का एवरेज है वो सेकंड वाले के एरिया के बराबर है। अब देखो एरिया लिखने का मतलब मैं केवल डायमीटर का स्क्वायर लिखूंगा, पाई वाई नहीं लिखूंगा, क्योंकि पाई एक्चुअली में कट जाता है। तो यहाँ पर, और मैंने बताया भी आपको कि साइड के स्क्वायर के लेंथ पर एरिया डिपेंड करता है, तो पाई की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पर मैंने देखो फर्स्ट वाले का ले लिया एवरेज। आप बोलोगे कि इसका एरिया अगर लिखना है तो 2 का स्क्वायर करो, D का स्क्वायर, यानी कि ये 4 होगा, और प्लस लास्ट वाला का लीजिए, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करके बताओ कितना होगा। एक बार तो देखो मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं करने क्या वाला हूँ। यहाँ पर आप बोलेंगे कि D1 का स्क्वायर यानी कि पहले वाले का एरिया, फिर D3 का स्क्वायर यानी कि लास्ट वाले का एरिया, और इनका एवरेज यानी कि बाई 2, ये बराबर है दूसरे वाले के एरिया के, और दूसरे वाले का एरिया का मतलब उसके व्यास का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर है एक्चुअली में। अब ये 2 अगर आप ले जाएंगे तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D2 का स्क्वायर। यही बात मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यानी कि इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाला हूँ। तो अभी मैंने समझा दिया आपको कि मैं क्या करने वाला हूँ, अब डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो D1 का स्क्वायर था यानी कि 2 का स्क्वायर 4, प्लस D3 का स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर x का स्क्वायर, और 3 दूना 6x। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी साइड में क्या था आपका ट्वाइस ऑफ D2 का स्क्वायर, तो ट्वाइस और D2 का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करना है आपको एक्चुअली में, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस में x का स्क्वायर, और प्लस में 2 दूना का 4x। इतनी वैल्यू आ गई। अब आप इनको एक साइड लाइए तो ये बन जाएगा 9 4 13, और ये x का स्क्वायर उधर 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल इन सबको उसी तरफ लेके जाते हैं, दूसरी तरफ। तो ये दूसरी तरफ जाने के बाद आपको बनेंगे कितने, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ एक ही बार। x का स्क्वायर तो एक ही बार आएगा, क्योंकि उधर 2 है और इधर एक ही बार है। फिर प्लस में अगर केवल x की बात करेंगे तो इधर 4 दूना 8x है, और ये 2 1 6x है, जाएगा उधर तो कितना बच जाएगा, केवल बच जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि दूसरी तरफ 8x था, तो यहाँ पे बच गया अपने पास 2x। अब बात करते हैं केवल डिजिट की, तो ये 4 दूना 8 है और इधर 9 4 13 है, तो 13 में से ये 8 घटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस में 5 बचेगा और बराबर का 0। अब यहाँ से इसको आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये टूटने वाला है नहीं। और अगर ऑप्शन होता तो आप डायरेक्ट देख के बात समझ जाते कि इसको तोड़ने में कोई भलाई नहीं है, क्योंकि ऑप्शन कुछ अजीब तरीके के हैं कि आप डायरेक्टली तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो फॉर्मूला चलता है द्विघात समीकरण का, वो आप लगाइएगा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट माइनस का b, यानी कि माइनस का 2, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4, और माइनस में 4ac करेंगे तो c यहाँ पर माइनस में है तो एक्चुअली में वो प्लस बन जाएगा, और 4ac का मतलब 4 5 20,
और बटे में 2a तो नीचे 2 आएगा। अब यहाँ से आपको पता है कि निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, तो माइनस माइनस हम छोड़ देंगे और ये बच जाएगा अंदर में 24। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्चुअली में कि माइनस का 2 और प्लस का √24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6, 2√6 और बाई में ये 2। अभी देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ओवरऑल आपका बच कितना जाएगा √6 और माइनस में 1, और √6 - 1 जो है वही इस सवाल का सही आंसर है। तो आप बात समझ गए होंगे कि क्या करना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखें भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें ए का मतलब दिया है, आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ डाटा दिया हुआ है कि ए की जो वैल्यू है ये है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ए किसको डिनोट कर रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है। देखिए ऐसा है, मान लीजिए इसके अंदर कोई सर्कल बनाया हुआ है, उसके एरिया को डिनोट कर रहा है ए। बी की बात करें तो बी कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 4 समरूप वृत्तों जो सबसे बड़े संभव वृत्त हो सकते हैं उनके क्षेत्रफलों का योग है, यानी कि ऐसा ही और यही वर्ग है आप मान लो तो 1 ही सेंटीमीटर वाला, लेकिन इसमें वृत्त कितने बने हुए हैं 4 सर्कल बने हुए हैं जो मैक्सिमम साइज के बनाए जा सकते हैं। और अगर सी की बात करेंगे तो सी में भी स्क्वायर यही है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो 9 हो गया है और डी में वो कितना हो गया है 16 हो गया है। तो मैं आपको बता दूं ये जितने भी स्क्वायर फॉर्म में चलते हैं या तो आप 1 बना लो या फिर 4 बना लो। 4 देखो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन सब में जो सर्कल का एरिया निकलेगा, टोटल सर्कल का एरिया, वो हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। ये आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ये बात आप याद रख सकते हैं। यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर के अंदर एक अकेला सर्कल बनाऊं जो उसके हर एक भुजा को टच कर दे, या फिर 4 ऐसे सर्कल बना लूं, या फिर 9 ऐसे सर्कल बना लूं, या 16 बना लूं, या फिर आप बोलेंगे 16 के बाद क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 4 का है 5, 25 बना लूं, 36 बना लूं, हर एक का जो हर एक बार जो एरिया होगा टोटल एरिया सारे सर्कल्स का मिला के वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ए बी सी डी बराबर दिया गया हो, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो सही है। नो ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि नन ऑफ दिस यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सारे के सारे ये इक्वल होंगे, ए बी सी डी सारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो पीला कलर लगा है ये रॉन्ग है यहाँ पे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे कई सारे क्वेश्चन में रॉन्ग है, तो उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें पी क्यू जो है वो 14.4 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है वो 12.8 सेंटीमीटर है, एस आर की वैल्यू है 9.6 सेंटीमीटर, और पी आर क्यू एस को बाइसेक्ट करता है यानी कि समद्विभाजित करता है। तो आपको बताना है पी एस की लेंथ क्या है। और ऐसा कई सारा सवाल आया हुआ है, अगर आपने ये देखा हो सीजीएल का सॉल्यूशन देखा हो 2018 ज्योमेट्री की, तो उसमें भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं पिछले साल से। जब से टीसीएस आई है तब से कई सारे क्वेश्चन और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो टीसीएस के बाद के सारे क्वेश्चन आप जरूर से प्रीवियस ईयर के कर लीजिएगा, भले ही आप पहले के करें ना करें, 2017 के पहले के करें ना करें, लेकिन 2017 मेन से लेकर के और आए के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। वैसे मैं तो कहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन कर लो 2011 से 2018 तक के, लेकिन फिर भी कम से कम टीसीएस के क्वेश्चन जरूर कर लो। देखिए यहाँ पे क्या है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि सर्कल के अंदर का चतुर्भुज है, ऐसे ये पी हो गया मान लो, क्यू आर और एस। इसमें आपको दिया है कि पी क्यू है 14.4, पी क्यू की लेंथ जो है वो है 14.4, और आपको क्यू आर की लेंथ 12.8 दे रखी है, ये 12.8 हो गया। एस आर 9.6 है, दिस इज़ 9.6, और आपको ये लेंथ बतानी है, इसको मैंने एक्स लिख दिया। और आपको ये दिया है कि पी आर जो है वो क्यू एस को समद्विभाजित करती है। पी आर किसको समद्विभाजित करती है, क्यू आर को समद्विभाजित करती है। तो आप ये बात समझ लो कि ऐसे केस में मैंने बता रखा है कि जो समद्विभाजित होता है उसके अगल बगल वाले साइड का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये वाला और ये वाला समद्विभाजित हुआ है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे x का और 9.6 का जो गुणनफल होगा, x और इंटू में 9.6, ये बराबर होगा किसके 14.4 और 12.8 के, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 14.4 और इंटू में 12.8, और इसको आप काट दीजिए तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, और ये आपको पता है 16 से 6 बार में कट जाएगा, और ये 16 से 8 बार में कट जाएगा। 6 से आप इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, 6 दूना 12 और फिर 6 चौके 24। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, अभी एक पॉइंट भी इधर आएगा, एक ही पॉइंट कटा है, कहीं पर आप या तो इसमें पॉइंट लगा लो या फिर 8 के पास पॉइंट लगा लो। तो ये 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ रहा है और केवल एक ऑप्शन में लास्ट में 2 है, तो आगे गुना करने की जरूरत नहीं रह जाती है। फिर भी आप गुना करके ट्राई मार सकते हैं, 19.2 आएगा, वो सही आंसर आएगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं। इजी सवाल था ये, तो इसमें कुछ खास नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्त अपने पास कि ए बी सी डी में ए बी 7 है, बी सी 10 है और ए सी 8 है। ए डी जो है वो बी ए सी को का समद्विभाजक है, डी बी सी पर एक बिंदु है, तो आपको बी डी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपको मैंने ऐसा कई सारा सवाल भी बता दिया है और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बार बताया हुआ है, और मैं जब भी कोई सवाल आता है तो उसका कॉन्सेप्ट उसी समय ज़रूर बताता हूँ। देखो यहाँ पे वापस मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई आपको सर्कल दिया हो ऐसे ए बी सी, और लेट से कि ए बी की वैल्यू एक्स है और ए सी की वाई है, और ए से जो बाइसेक्टर खींचा गया है, बाइसेक्टर का मतलब एक कोण ए का समद्विभाजक है, वो डी पे आके मिल रहा हो, तो आपको अगर ये दिया हुआ है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो एक्स और रेशियो वाई है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ए बी और ए सी का रेशियो निकालेंगे तो एक्स रेशियो वाई आएगा। वही रेशियो होता है किसका, बी डी और रेशियो में डी सी का, ये भी एक्स रेशियो वाई ही होता है। यानी कि ये एक्स है तो बी डी भी एक्स हो जाएगा, और ये वाई है तो डी सी भी वाई हो जाएगा। रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू एक्स और वाई नहीं हो जाएगा, रेशियो एक्स वाई होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अब यहाँ से मान लो अगर आपको पूछा जाए कि बी डी बता दो, तो आप बी डी की वैल्यू लिख लो एक्स, और एक्स बटे में टोटल लिख लो, टोटल का मतलब एक्स प्लस वाई, और इनटू में गुना करा दो जो टोटल वैल्यू बी सी की दे रखी है उससे। या फिर आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने दूसरे दूसरे तरीके भी बता रखे हैं, फिलहाल मैं सॉल्व करके ही आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, और ये इसका ए डी हो गया, और ये बी था, ये सी था, और आपको बी सी दिया हुआ है 10, यानी कि ये टोटल 10 दे रखा है। फिर आप बात करें कि ए बी 7 है और ये कितना है, 8 है। अब ये 7 8 है तो ये रेशियो भी 7 8 का बनाएगा, और आपको बताना है किसका, बी डी का। तो आप डायरेक्ट बी डी के लिए चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि बी डी की वैल्यू है 7, तो 7 और बाई में टोटल रख लो, टोटल का मतलब कितना, 8 7 15, और गुना में आपको कितना रखना पड़ेगा, टोटल अब कितना दिया हुआ है 10। यहाँ से आप कटाओगे तो ये 3 पच्चे 15 और 2 पच्चे 10, यानी कि आ गया 7 दूने 14 बटे में 3। देखो एक तरीका तो ऐसे आप डायरेक्टली लिख के कर सकते हो, और अगर इतना आपको बात समझ में नहीं आ रहा है फिर आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख लोगे कि चलो बी सी की टोटल लेंथ कितनी हो रही है, तो 8 और 7 आप बोलेंगे 15 हो रही है, लेकिन सवाल में वो किसके बराबर है, 10 के। 15 की वैल्यू अगर 10 के बराबर है तो ये कटाओगे आप, 3 पच्चे 15 और 2 पच्चे 10, यानी कि 3 की वैल्यू 2 के बराबर है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बटे 3 के। और हमें बी डी बताना था, यानी कि 7 बताना था, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 7 से अगर इसको गुना कराओगे तो 7 दूने 14 और बटे में 3 के। ठीक है, तो आप ऐसे भी काम को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई इस सवाल में अपने पास क्या है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक जो हैं वो बिंदु ओ पर मिलते हैं। ए ओ बी और ए ओ बी एंगल जो है वो 64 डिग्री है, तो आपको एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। चलो कोई बात नहीं, पहले डायग्राम पे आते हैं। जैसे मान लो मैंने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसमें ये ए हो गया, फिर बी सी और डी। अभी आपको कह रहा है कि कोण ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यानी कि ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर कहाँ पे आके मिलता है, ओ पे। ये एक्चुअली में बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स के मतलब हुआ कि ये एंगल को बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये जितना एंगल होगा उतना ही दूसरे तरफ का होगा। अब देखो इसमें ए ओ बी 64 दे दिया, यानी कि ये एंगल कितना दे दिया आपको, 64 दे दिया। अब एक बात समझो कि हमसे डी और सी का टोटल लेंथ पूछ रहा है। अब एक तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर कि अगर मैं इस की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, तो आप बोलेंगे कि ये अगर मान लो x है और ये y है, समझने के लिए मैं अब लिख रहा हूं, आप समझ लेना, ये x है और ये y है, तो आप बोलो कि x प्लस वाई का जो सम होगा एक्चुअली में वो किसके बराबर होगा, 180 और माइनस में 64 के बराबर होगा। इतना तो बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज है ए ओ बी। अगर त्रिभुज ए ओ बी की हम बात करेंगे तो उसमें एक एंगल हमें 64 पता है, दो बाकी के एंगल का अगर जोड़ निकालना होगा तो 180 में से हम 64 को हटा देंगे, तो हम ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए पूरे एंगल ए की और पूरे बी की, पूरे ए का मतलब यहाँ से यहाँ तक और पूरे बी का मतलब भी है ये टोटल। ठीक है, तो अगर ये टोटल निकालना हो तो केवल एक्स प्लस वाई से बात नहीं बनेगा, इसका डबल भी करना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो इसका हम डबल कर सकते हैं घटा के, और जैसे ही डबल करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए और बी को हम 360 में से घटा देंगे तो डी और सी बच जाएगा, क्योंकि चारों कोनों का योग जो होता है चतुर्भुज में वो 360 होता है। अगर हम ए और बी निकाल लें पूरा पूरा एंगल तो 360 में से घटा के डी और सी निकल ही जाएगा। तो देखो ए और बी हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं वापस से डायग्राम जल्दी जल्दी में ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए था, बी था, सी और डी था, और ऐसे बना हुआ था ओ, और ये था 64। अभी देखो ये बाइसेक्टर्स हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी दोनों का आधा, ए का आधा और बी का आधा, यानी कि ए प्लस बी का आधा, आप एक ही बार समझ सकते हो। इनका जो आधा है
ए प्लस बी का आधा, वो हम कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे कि 180 में से अगर 64 घटा देंगे तो इनका आधा निकल जाएगा। और इस बात को ध्यान से समझ लो, ऐसे कई सारे सवाल अभी आगे मिलेंगे आपको, ठीक है, इसी वीडियो में। तो मैं केवल देखो इतना निकाल रहा हूँ, ए का आधा ये एक्स और वाई था जैसे मैंने आपको समझाया था, तो ए का आधा और बी का आधा निकाल रहा हूँ, तो ये 180 माइनस 64 हो जाएगा, यानी कि अगर आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 116। और यहाँ से आप बोलोगे कि केवल ए प्लस बी की अगर बात करें तो ये कितना आ गया दोस्त, ये दो दूसरी तरफ चला जाएगा तो 116 दूना हो जाएगा 232। अगर ए प्लस बी 232 है तो सी प्लस डी कितना होगा? तो आप बोलोगे चारों कोण 360 डिग्री का होता है, इसमें से दो का पता है, दो का पता करना है तो वो घटा दो 232 को। अब देखो जैसे ही हम 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और यहाँ पे बच गया 5 में से 3 जाएगा तो 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 128 डिग्री इसका आंसर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे अभी आपको ऐसा सवाल मिलेगा। आगे देखते हैं आगे क्या है अपने पास। देखिए अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल लग रहा है देखने में। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, एक वृत्त त्रिभुज ABC में स्थित है, AB BC और AC को क्रमशः P Q और R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यानी कि वृत्त जो है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को P Q और R पर स्पर्श करता है। आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया है, और ABC का परिमाप भी दिया है। तो आपको PB प्लस AR की लेंथ बतानी है। तो इस बात को पहले आप डायग्राम से समझ लो कि एक सर्कल है और इसके चारों तरफ एक त्रिभुज बना हुआ है, या फिर त्रिभुज के अंदर सर्कल बना हुआ है, आप ऐसे समझ लो। और ये P है, इधर Q है, इधर नहीं P Q नहीं है, ये ABC है ना, ABC है, ये A है, B है और C है, और AB को P पर टच कर रहा है सर्किल, BC को Q पर और CA को R पर। अभी आपको ये दिया हुआ है कि AB माइनस में BC है 4 और AB माइनस में AC है कितना? तो आप बोलेंगे 2, और आपको ABC का परिमाप दिया हुआ है 32, और हमें निकालना क्या है? AR और प्लस में PB प्लस AR बताना है। अच्छा एक बात समझो आप, जैसे 32 दे रखा है तो 32 हम कैसे निकाल सकते हैं? 32 का मतलब परिमाप, परिमाप मतलब होता है भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ द साइड्स। सारी भुजाओं को के लेंथ को अगर हम जोड़ते हैं वही परिमाप, परिधि या फिर परिमिति कहलाता है, सरकमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, या फिर पेरीमीटर बोलते हैं। तो वो होता है साइड का सम। तो यहाँ पे हम सम अगर निकालेंगे, सभी भुजाओं का योग निकालें, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्त AB, एक सेकेंड, तीनों भुजाओं का मतलब क्या क्या लिखेंगे? AB प्लस में BC और प्लस में AC, यही लिख सकते हैं। और ये बराबर किसके होगा जी? 32 के, क्योंकि जो परिमाप है वो 32 है। अभी बताओ AB की लेंथ हम निकाल सकते हैं कि नहीं किसी और तरीके से? तो आप बोलेंगे कि यहाँ से निकाल सकते हैं AB की लेंथ, जो सवाल में दिया है AB माइनस BC इक्वल टू में 4 था। यहाँ से AB तो नहीं, हम AB बराबर ही कर लेते हैं, तो आप वहाँ से BC निकाल लो। देखो AB माइनस में BC अगर 4 है, आप कहाँ पर देखिए, मैं जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप इस बात को समझिए जरा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो AB माइनस BC 4 है, तो यहाँ से अगर आप BC निकालोगे तो वो आ जाएगा AB माइनस में 4। तो AB को तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, फिर ये जो BC है इसके बदले मैं लिख दूंगा वहाँ से निकाल के पहले इक्वेशन से कि ये है जी AB और माइनस में 4, और प्लस में ऐसे ही हम AC को क्या लिख सकते हैं, ये 4 था, प्लस में AC को वैसे ही हम दूसरे इक्वेशन से निकालेंगे तो वो बनेगा AB और माइनस का 2, और ये बराबर हो गया 32 के। तो आप यहाँ से AB जोड़ोगे तो 3 टाइम्स ऑफ AB आएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा? 4 2 6 32 और 6 38, यानी कि एक्चुअली में AB की वैल्यू आ गई अपने पास 38 और बटे में 3। और हमें क्या निकालना है? तो आप देखेंगे इसकी सवाल में हमें निकालना है PB और प्लस में AR। अब बताओ PB प्लस में AR अगर निकालना है, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ कि हमसे पूछ रहा है PB और प्लस में AR। अब जरा देखो PB कहाँ है और AR कहाँ है? तो आप बोलेंगे PB ये वाली लेंथ है जो मैंने अभी कलर किया ब्लू से, ठीक है। अब देखेंगे कि AR जो है, ये AR, अगर मैं AR ना निकाल के AR के बदले AR जोड़ना है, एक्चुअली में हमें PB में AR को जोड़ना है। अब बताओ कि ये जो लेंथ AR की है, यही लेंथ इधर AP की है, AP की लेंथ AR के बराबर है कि नहीं? आप बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, AP और AR, और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो PB प्लस आप AR बोलो, या आप ये कहो कि PB, एक सेकेंड, आप कहो PB और प्लस में AR के बदले आप बोल दो AP, दोनों बात बराबर है। और अगर आप PB और प्लस AP बोलोगे तो ये AB के बराबर आ जाएगा, PB प्लस AP तो AB के बराबर है, और AB की लेंथ हमने निकाल रखी है कि ये है 38 बटे में 3। और यही हमसे पूछ रहा था कि PB प्लस AR क्या होगा? तो AR का मतलब AP हुआ, और AP अगर जोड़ेंगे तो वो AB बन जाएगा, और AB का लेंथ हमने 38 बटे 3 निकाल रखा है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है? 38 बटे 3। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे झट से आ जाएंगे। देखें भाई इस सवाल में क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि
त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया है और एंगल सी बी पी और बी सी क्यू के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। एंगल ए जो है वो 44 है, तो हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी क्या होगा। जल्दी से चित्र बनाते हैं। देखिए दो त्रिभुज है, सॉरी एक ही त्रिभुज है, मैंने ऐसे बना दिया। ये ए है, बी है और सी है। अब इसको आगे बढ़ाया गया, इसको आगे बढ़ाया गया, ऐसा बोल रहा है। कहाँ तक? इसको पी तक बढ़ाया गया, इसको क्यू तक। और इसका जो बाइसेक्टर है और इसका बाइसेक्टर है, ये आके मिल जाते हैं कहाँ पर? ये आके मिलते हैं ओ पर, ठीक है। और हमें एंगल ए दिया है 44 और हमें जो बताना है वो बताना है बी ओ सी का आधा कितना होगा। तो पहले बी ओ सी निकाल लेते हैं, आधा तो कर ही लेंगे। अब बताओ बी ओ सी में आपको पता होगा कि जब भी ये बाइसेक्टर्स होते हैं और बाहरी कोण के बाइसेक्टर्स होते हैं तो ये जो एंगल बनता है इनके बाइसेक्टर्स के कटान बिंदु पर वो होता है 90 और माइनस में a/2। ये आपको पता होगा। अगर अंदर यही बाइसेक्ट करते तो अंदर होता है 90 प्लस a/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 और माइनस में a/2 का मतलब a था 44, तो 44 का आधा हो जाएगा 22। अब बताओ अगर मैं ये 90 था, 90 में से 22 घटाऊँ तो आप बोलेंगे कि लास्ट में 8 आएगा, उसको आधा भी करना है, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। और यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगर आप पूरा घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 68 और आधा करोगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बी ओ सी का आधा बताना है, बी ओ सी नहीं बताना है। बी ओ सी बताना होता तो 68 आंसर हो जाता है। और मैंने यूनिट डिजिट से काम इसलिए चला लिया कि ऑप्शन में देखा कि सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। तो आप ऑप्शन में देख लो, अगर ऑप्शन में सारे के यूनिट डिजिट इकाई अंक जो हैं सारे ऑप्शन के वो अलग अलग हैं, तो आप इकाई अंक से ही काम चला दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में हमारे पास है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो 11, 60 और 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? अच्छा, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने से पहले, जब भी आपसे परिवृत्त पूछा जाए तो वो निकालने से पहले एक बार आप चेक करो कि जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है कहीं वो समकोण त्रिभुज तो नहीं है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो देखिए इसके लिए आपको पाइथागोरस चेक करना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय पर ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, यानी कि ये तीनों भुजाएं जो हैं वो ट्रिपलेट्स बन रही हैं कि नहीं। तो ट्रिपलेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर करके और बराबर में देखना पड़ेगा कि ये 61 का स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं। तो ये डेफिनेटली आ जाएगा, या आपको निकालने आता होगा। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है कि 3 को हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। और 3 का जो स्क्वायर होता है 9, और 9 को ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं कि उनका अंतर 1 हो, यानी कि 4 और 5, ठीक है। और ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट बन जाता है। ऐसे तोड़ना भी मुश्किल बात नहीं है। आप क्या करो, जब अंतर 1 रख के तोड़ना है तो 9 में से 1 पहले ही साइड कर दो। अब 8 बचेगा तो 8 को आप 4, 4 तोड़ लो, और ये जो एक्स्ट्रा 1 बचा था वो किसी एक में जोड़ दो। तो ये 5 बन गया, ये 4 बन गया और ये 3 बन गया, यानी कि 3, 4, 5 जो है वो ट्रिपलेट होता है। जैसे अगर आपको 7 को चेक करना हो तो आप 7 का स्क्वायर बोलोगे कितना होता है जी? 49। अब 49 में से 1 आप पहले ही साइड कर दो, बचेगा 48, उसका आधा आधा करोगे तो 24, 24, और ये जो 1 हमने साइड किया था ये इसमें जोड़ दोगे तो ये 25 बन जाएगा। और 7, 24, 25 आपको पता है कि ये ट्रिपलेट होता है। मैं केवल ऑड नंबर्स को बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया। वैसे ही यहाँ पर 11 भी ऑड है, तो मैं 11 को क्या लिखूंगा कि 11 का अगर चेक करना है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलेंगे 121। इसमें से मैं 1 को साइड कर दूंगा तो 120 बचेगा, उसको आधा आधा करूंगा तो 60, 60, और ये 1 इसमें मिला दूंगा तो ये 61 हो जाएगा। ये 60 और ये 11 था, तो देखो 11, 60, 61 क्या है? ट्रिपलेट है। या फिर आप स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपको चेक करना हो आप चेक कर सकते हैं। ये ट्रिपलेट्स हैं, और ट्रिपलेट्स होने का मतलब कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है कर्ण का आधा, यानी कि हाइपोटेनस का हाफ। तो हाइपोटेनस यहाँ पर 61 है, इसका अगर आधा करोगे तो ये आएगा 30.5, यानी कि 30.5। ऑप्शन बी जो है वो सही है, सॉरी ऑप्शन ए 30.5। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए दोस्त, इस सवाल में सवाल नंबर 200, इसके बाद 31 सवाल रह जाएंगे बिल्कुल सीधे सीधे। त्रिभुज ए बी सी में आपको भुजाओं ए बी और बी सी पर 2 बिंदु डी और ए दिया गया है, और वो इस तरह से कि डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो चलिए डायग्राम इतना से ही बात समझ में आ गया होगा आपको कि ये सिमिलरिटी पर जाने वाला है, यानी कि समरूपता पे जाएगा। तो पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ चित्र हो गया अपने पास। ए बी और बी सी पर 2 बिंदु डी और ई हैं। ए बी पर 1 है, एक बी सी पर है, तो क्यों ना बी को ऊपर ले लें, बी को ऊपर ले लेते हैं। यहाँ ए ले लिया मैंने, यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपको ये दे दिया गया कि डी इस पर है और ई इस पर है। और ये आपको बोला गया कि डी ई जो है वो किसके पैरेलल है जी? ए सी के पैरेलल है, और डी ई यहाँ पर ए सी के पैरेलल हो चुका है। अब आपको दिया है कि ए डी और डी बी का रेशियो है 5:3, यानी कि ए डी और डी बी, ए डी अगर 5 है तो डी बी कितना है जी? 3 है। और आपको त्रिभुज बी डी ई, देखो मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज बी डी ई
इसका एरिया और प्लस में चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल ACED का एरिया का रेशियो आपको बताना है। तो कैसे निकालते हैं, इजी है। इसमें हम इसका पहले साइड लेंथ दोनों का लिख देते हैं, साइड का रेशियो। तो इसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा, देखो इस चतुर्भुज का निकालने के लिए आपको किसका किसका रेशियो लेना पड़ेगा ये भी आप समझ लो। त्रिभुज BDE तो रहेगा ही, लेकिन दूसरा बार भी हमें त्रिभुज ही लेना पड़ेगा, वो है बड़ा वाला त्रिभुज ABC। एक बार हम ये छोटा वाला लेंगे और एक बार ये टोटल बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, और जब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा जो हमें ये चतुर्भुज वाला बताना था। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम करते हैं, और ऐसा कई सारे सवालों में हमने भी किया हुआ है अगर आप देखे हो तो देखो इसका साइड लेंथ कितना है, साइड है इसका BDE में साइड है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। और ABC अगर पूरे की बात करें तो साइड कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, तो ये 8 हो गया। ये साइड का रेशियो है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में ये स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। यानी कि अगर आप बात करते हैं कि हमें BDE और रेशियो बताना है उस चतुर्भुज का, तो देखो ये 9 है और टोटल का एरिया 64 है, तो इसका कितना बच जाएगा, 64 में से आप 9 को घटा दो तो ये बच जाएगा 55, तभी तो टोटल 64 बनेगा। यानी कि BDE का एरिया 9 है, तो इस चतुर्भुज का एरिया कितना है जी, 55 है। 55 कैसे आया, 64 में से 9 घटा के। और क्यों हटाया गया, क्योंकि 64 पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है, और हमें इससे रेशियो बताना था इस चतुर्भुज से। तो पूरे त्रिभुज में से बड़े वाले में से छोटे वाले 9 को घटा देंगे तो 55 इसका बच जाएगा, यानी कि 9:55 जो है वो आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इसमें आपको सवाल में देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB जो है वो 6 है, AC 8 है और BC 9 है। माध्यिका AD की लेंथ बतानी है। माध्यिका की लेंथ निकालने के लिए आपको अपोलोनियस थ्योरम पता होगा। अपोलोनियस थ्योरम काफ़ी इजी है वैसे, याद रखना, मैंने कई सारे सवालों में बनाया हुआ है और बताया भी है आपको। तो देखिए यहाँ पे अपने पास पहले एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या है, AB और C है, और AD जो है वो माध्यिका है जिसकी लेंथ हमें बतानी है। और आपको वैल्यू दे रखी है, AC कितनी है 8 है, AB कितनी है 6 और BC कितनी है 9। अगर हम अपोलोनियस थ्योरम लगाएं तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। देखो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि जिस पर आपने ये माध्यिका खींचा हुआ है जिस साइड पे, उसकी बात आप पहले नहीं करें। दो जो बच गया 8 और 6 इनके स्क्वायर का सम यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये बराबर होता है इस माध्यिका AD का स्क्वायर और प्लस में जो सामने वाला साइड है जिस पर माध्यिका खींचा गया है उसके आधे का स्क्वायर। तो सामने वाला साइड 9 है तो 9 के आधे का स्क्वायर हम लिखेंगे, और इनको हम 2 से अभी गुना भी कराते हैं, ट्वाइस ऑफ इतना होता है। अब ये सॉल्व कर लो, ये 6 है ये 8 है, तो एक्चुअली में ये 3 4 5 के ट्रिपलेट पर ही बैठ गया। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डबल डबल है, तो ये आ जाएगा। डायरेक्ट हम 100 लिख सकते हैं इसको। और इधर 2 है तो आप 2 से डिवाइड करके इसको डायरेक्टली 50 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट 50 ही लिखने वाला हूँ। इतना कैलकुलेशन तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पे 50 आ गया और इधर आ गया AD का स्क्वायर और प्लस में 9 का स्क्वायर 81 बटे में 2 का स्क्वायर कितना 4। अब जैसे इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास AD का स्क्वायर बराबर, अगर आप 50 में से इसको घटाते हैं 50 चौका 200, 200 में से 81 जाएगा तो ये आ जाएगा 119 बटे में 4। और अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो AD इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्ट 119 का रूट और नीचे 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आसान सा सवाल है, थ्योरम आपको याद होना चाहिए बस, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में हमें क्या दे रखा है दोस्त, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल A है वो 52 डिग्री है। O त्रिभुज का लंब केंद्र है, लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर है। और आपको ये दिया है कि BO और CO तब क्रमशः E और F पर AC और AB से मिलते हैं जब उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, यदि एंगल OBC और OCB के द्विभाजक P पर मिलते हैं तो हमें BPC की वैल्यू बतानी है। तो देखिए डायग्राम से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, एक तो त्रिभुज है पहले ABC, तो हमने त्रिभुज पहले बना लिया, ये A है, B है और C है। अब ये कह रहा है कि O त्रिभुज का लंब केंद्र है, ठीक है। और आगे ये भी कह रहा है कि BO और CO को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो वो E और F पर मिलते हैं, यानी कि ये B जो है वो आगे चल के मिलेगा किस पर, E पर, और C जो है ये आगे चलकर मिलेगा F पर, और ये बीच में कहाँ पर मिल रहे हैं, O पर, ठीक है। जिसमें O क्या है, O है अर्थो सेंटर। अब इसमें ये कह रहा है आपसे कि OBC और OCB के द्विभाजक P पर मिलते हैं। OCB कौन सा है, OBC यानी कि ये वाला इसका द्विभाजक, और फिर इस दूसरे वाले का द्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर्स कहाँ पर आके मिलते हैं, P पर। तो हमें BPC एंगल बताना है, यानी कि ये अगर थीटा है तो हमें यही वाला एंगल बताना है। अच्छा आप बताओ कि अगर ये द्विभाजक हो गया तो त्रिभुज O, एक सेकेंड, यस,
त्रिभुज ओ बी सी में आप कहेंगे दोस्त कि ओ बी सी जो त्रिभुज है इसमें एंगल बी पी सी हमें निकालना है एक्चुअली में। और यहाँ पे जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस त्रिभुज ओ बी सी का इन सेंटर हो गया। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र हो गया, क्योंकि बाइसेक्टर्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जहाँ पर मिलते हैं उनके कटान बिंदु को हम इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होता है, आपको थ्योरम याद होगा, 90 + a/2 होता है। तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ओ होगा, क्योंकि उसके ऊपर का एंगल ओ है। तो यहाँ पर 90 + o/2 हमें निकालना है एक्चुअली में। ठीक है, तो चलो पहले 90 तो पता है, ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओ की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो ओ की वैल्यू डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर का केस आपको पता होगा कि ऑर्थो सेंटर में त्रिभुज में अगर ये ऑर्थो सेंटर है मान लो एक्स वाला, तो और यहाँ पे एंगल वाई है, तो एक्स और वाई का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, यानी कि मैं डायरेक्टली ये बात कह सकता हूँ दोस्त कि अगर यहाँ पे ओ ऑर्थो सेंटर है, ये थीटा था, अगर ओ ऑर्थो सेंटर है, ये वाला पॉइंट ओ ऑर्थो सेंटर है, तो हम कहेंगे कि ए का मान अगर 52 है, ए की वैल्यू कितनी है 52 है, तो ओ के पास जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बनेगा 180 और माइनस में 52, यानी कि ये अगर आप घटाओगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, 128 ओ की वैल्यू हो गई। तो पी के पास की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी के पास वाला तो बाइसेक्टर से मिलने से बना है, यानी कि वो इन सेंटर है, तो वहाँ पर जो होगा वो 90 + a/2 होगा। लेकिन ए नहीं है, यहाँ पर ओ है, तो ओ का मतलब 128/2, तो ये हो जाएगा 90 और प्लस 128 का आधा कितना होता है जी, 64। और ये जोड़ेंगे तो ये 154 डिग्री आपको देगा। और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई, इस सवाल में क्या है आपको कि वृत्त की जीवा ए बी पी तक बढ़ाई जाती है और सी वृत्त पर इस प्रकार एक बिंदु है कि पीसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, और आपको बतानी है कि पीसी की वैल्यू 18 है, बीपी की वैल्यू 15 है, तो एबी किसके बराबर है। आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, हालांकि 2018 में जो क्वेश्चन आए हैं वो तो इजी ही आए हैं 2017 की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए सर्कल है, और सर्कल में आपको बोल रहा है कि ए बी इसकी एक जीवा है, तो मान लेते हैं कि ए बी एक जीवा है। इसको पी तक बढ़ा दिया गया, यानी कि पी तक हमने बढ़ा दिया, और पीसी जो है वो स्पर्श रेखा है, यानी कि पीसी टेंजेंट हो गया। अब आपको बीपी की वैल्यू दे रखी है 15, पीसी की वैल्यू 18 दे रखी है, और ए बी आपसे पूछ रहा है। ए बी यानी कि ये लेट से एक्स है, तो एक्स आपसे पूछ रहा है। तो आप बोलोगे कि ऐसे केस में क्या होता है, पीसी का स्क्वायर यानी कि टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी से बी तक और गुणे में पी से ए तक, इसके बराबर। तो पीसी का स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर हो गया 324, और इधर बात करें पी बी तो ये है 15, और गुना में पी ए का तो पता नहीं है, तो पी ए हम ऐसे ही, या x + 15 आप चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं कहूँगा कि छोड़ो x + 15 को, डायरेक्ट पी ए ही रहने दो, बाद में घटा लेंगे 15 को। तो ये आ जाएगा कितना, पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 324 और बट्टे का 15, और 15 से आप डिवाइड करोगे तो 15 दूना 30, और फिर 15 एक बार में, और आपसे कितना जाएगा, फिर बचेगा 5 4 9, तो 15 छक्का 90, इतना आ गया। ठीक है, यानी कि 21.6 इस टोटल का लेंथ है। अगर ये 15 है तो x कितना होगा, इसमें से 15 घटा दो, 15 घटाओगे तो 21 में से 15 जाएगा तो 6, और 6.6 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और इससे आसान क्या होगा, फिर आसान ही है, सवाल ही आसान है, तो और कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। यहाँ पे बड़ा सवाल रहता है तो कहते हैं कि चलो कोई और तरीका सोच के देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें डी सी जो है वो ए बी के पैरेलल है। ए बी की वैल्यू 12 है, डी सी की वैल्यू 7.2 है। तो विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई कितनी है। तो ये थ्योरम मैंने आप लोग को कई बार बता दिया है, देखिए, और ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर ये एक समलंब है यानी कि ट्रेपेजियम है, और इसमें लेट से ये आपको दिया हुआ है कि ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो अगर आपको ए डी और सी डी के मध्य बिंदुओं के का लेंथ पूछे, इसका मान लो ये अगर ई है और एफ है, अगर आपसे ई एफ की वैल्यू पूछे कि ए डी का मध्य बिंदु और बी सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लेंथ बता दो, तो ये एवरेज होता है, यानी कि ये माध्य होता है किसका, ए बी का और डी सी का। एवरेज का मतलब इनको जोड़ के और आधा करते हैं, ए बी प्लस डी सी का हाफ होता है। लेकिन अगर यही आपसे ये पूछे, देखो अब दूसरा तरीका जो इस सवाल में है वो भी समझ लो, कि अगर आपसे दोस्त ये पूछे, थ्योरम्स याद रखना एडवांस में काफ़ी ज़रूरी है, ये आप समझ लो। ठीक है, क्योंकि थ्योरम्स याद रख, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो थ्योरम नहीं याद रहने पर भी हो जाते हैं, लेकिन वैसे आपको लॉन्ग पड़ेगा। अगर आप थ्योरम याद रखते हैं, प्रैक्टिस में हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो थ्योरम वो सब याद होंगे और आप डायरेक्ट वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्त, कि अगर विकर्णों की बात करें कि विकर्णों का अगर मध्य बिंदु यानी कि डायगोनल्स का मध्य बिंदु अगर ये ई एफ होता, तब यहाँ पे अगर आपसे ई एफ पूछा जाता तो ये दोनों के अंतर का आधा होता है। किसके अंतर का जी, तो आप बोलेंगे ए बी और माइनस में सी डी का हाफ होता है, और यही यहाँ पर हमें बताना है। ए बी 12 है और सी डी है कितना, 7.2,
तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 और 0.2 और जाएगा तो 4.8 का आधा कितना हो जाएगा जी 2.4, और 2.4 इस सवाल का आंसर है। आप पीले कलर पर मत जाइए, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक है, यानी कि गलत मार्क किया हुआ है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2.4 होगा और ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एंगल ए है 58, अंतः केंद्र, अच्छा आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो एंगल BI से इन सेंटर पे बना हुआ कोण आपको पता है 90+a/2 डायरेक्ट। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। आपको ये A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया है, I अगर इन सेंटर हो गया यानी कि इनके बाइसेक्टर्स को मिलाने पर, समद्विभाजकों को मिलाने पर I पर मिलेगा। और एंगल BIC की अगर बात करें तो इन सेंटर पर बना हुआ कोण होता है 90+a/2। अब आप लिखोगे 90 और प्लस a का मतलब था कितना 58, 58 का आधा होता है 29, तो ये आ गया जी 119 डिग्री और 119 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे और 206 पे आते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखें भाई सवाल पढ़ देता हूँ मैं, आशा है कि आपको भी साफ दिख रहा होगा। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो कम से कम आप 360 पिक्सल पे चलाइए, ठीक है, वीडियो को, यानी कि हाई क्वालिटी में ले जाकर प्ले कीजिए वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्या है कि वृत्त को चतुर्भुज ABCD में अंकित किया गया है, यानी कि एक वृत्त है उसको ABCD के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है, ठीक है, जो भुजा AB, BC, CD और AD को क्रमशः PQR और S पर स्पर्श करता है। एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, AD की वैल्यू 24, AB की वैल्यू 27, DR जो है वो है 6। तो आपको वृत्त की परिधि बतानी है कितनी होगी। चलिए चित्र बनाते हैं डायरेक्ट, बाद में बाकी बातें करेंगे। पहले तो एक सर्कल बना देते हैं, तो ये सर्कल हो गया और इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो एक चतुर्भुज भी ड्रॉ करेंगे ऐसा। 1 मिनट यार गड़बड़ हो रहा है, ये हो गया, फिर ये और ऐसा। पहले क्या करें, पहले चतुर्भुज ही बना लेते हैं। चलो देखो जैसे हो सका वैसे मैंने बना दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, A है, B है, C है और D है। ये एक्चुअली में टच करेगा यहाँ पे, ठीक है, चित्र बनाने में ये थोड़ी सी मिस्टेक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल B 90 डिग्री है। अच्छा 90 डिग्री है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं इसको और इसको मिला दूँ तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। क्यों स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही B 90 डिग्री दिया तो यही बात मेरे पहले दिमाग में आया कि ये स्क्वायर बन सकता है। फिर कैसे, क्योंकि देखो अगर हम, ये भी R है और ये भी R है और B से इसको अगर मैं लिख दूँ, ये P था और ये Q था, ये R था और ये S था। अब देखो जो ये अगर सेंटर O है तो OP जो है वो त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है और BP क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, और त्रिज्या टेंजेंट पे हमेशा लंब होता है, इसीलिए यहाँ 90 डिग्री आ गया और यहाँ भी 90 डिग्री आ गया। और एक कोण B तो ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ था तो O पे भी 90 डिग्री बन गया। अब ये सारे 90 डिग्री हो गए, इसका मतलब कि OPBQ क्या हो गया, ये हो गया एक स्क्वायर यानी कि वर्ग। और अगर ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर होने के कारण हम ये बोलेंगे कि ये सारा लेंथ RR है, ठीक है। अब देखो इसमें लेंथ अगर हम रखना चाहें तो क्या क्या हमें सवाल में दे रखा था, तो आप बोलेंगे कि हमें दिया था AD दिया था 24, A से D तक कितना दिया था 24, ये टोटल 24 दिया था, ठीक है, मैंने लिख दिया 24। और आपको दिया था AB 27, A से B तक ये टोटल कितना दे रखा था 27। और आपको DR 6 दे रखा था, DR ये 6 दे रखा था। अच्छा देखो अगर DR 6 दिया था तो ये बाकी सब 24, 27 लिखने की जरूरत नहीं है, इनसे हम बाद में लिखेंगे। देखो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि D से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, DS और DR बराबर होगा। ये 6 हो गया और पूरा D से A तक कितना था, D से A तक 24 था। अगर D से A तक 24 था और ये केवल 6 हो गया तो नीचे कितना होगा, तो आप बोलें कि 18 और 6 24 होता है, तो ये वैल्यू हो गई 18। और ये 18 हो गई तो ये नीचे वाली भी 18 हो जाएगी, क्योंकि A से S और A से P दोनों एक ही स्पर्श रेखा है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब देखो AP अगर 18 है और A से B तक टोटल कितना था 27 था, AB अगर 27 था, इसमें आधा 18 हो चुका है, तो बाकी का कितना होगा जी 9 होगा। और ये 9 किसको डिनोट कर रहा है, R को, ठीक है। अगर R 9 है तो हमें बतानी है कि परिधि क्या होगा, तो परिधि होता है 2 पाई R, और R की जगह पर 9 रखेंगे तो 9 दूना 18 पाई आएगा, और 18 पाई इस सवाल का क्या है आंसर, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे था, ये सर्कल हो गया और इसके चारों तरफ मैंने ऐसे एक चतुर्भुज बना दिया, ये A था, B था, C था और ये D था। और आपको क्या क्या दे रखा था, देखो आपको ये दिया हुआ था कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको दिया था कि ये सारे वैल्यू हैं P, ये Q, ये R और ये S। आपको DR 6 दे रखा था तो मैंने बोला ये भी 6 हो जाएगा। और D से A तक टोटल सवाल में दिया था कि 24 है,
देखो यहाँ पर अगर AD 24 है और ऊपर 6 हो गया तो नीचे 18 होगा, तभी ये टोटल 24 बनेगा। और ये आपको पता है कि ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, यानी कि AS जो है वो AP के बराबर होगी, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। तो एक तरफ 18 है तो दूसरी तरफ भी ये 18 बन गई। अभी आपको A से B तक टोटल 27 दे रखा था और इस 27 में से एक साइड 18 है, तो बाकी का कितना हो जाएगा 9। ये 9 हो गया। इतना तो खेल था पहले का। बाकी आपको एंगल B 90 डिग्री दिया था, तो मैंने बोला कि अगर आप इसे यहाँ पर मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री के साथ एक वर्ग बना देगा। क्यों वर्ग बनाएगा मैंने आपको बता दिया था। और अगर ये 9 है फिर ये वर्ग में सामने वाला साइड भी 9 9 हो जाएगा, ये सारा 9 9 हो जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से हम कहेंगे कि सर्कल का जो रेडियस है वो 9 है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 2πr, यानी कि 9 दूना 18 पाई। और यही इस सवाल का आंसर था। अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B का द्विभाजक भुजा AC को D पर मिलता है, और अगर AB 10 है और ये इतना इतना है तो AD की लंबाई। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसा सवाल अभी आपको पीछे बताया हुआ था। देखिए आप पहले डायग्राम से बात शुरू करते हैं। ये एंगल B का समद्विभाजक है, तो B को मैं ऊपर लिख देता हूँ। B का समद्विभाजक AC को D पर मिलता है, तो ये AC मान लिए ये D पर मिलता है। ठीक है, AB की लेंथ आपको 10 दे रखी है और BC कितना दे रखी है 11 दे रखी है, और आपको AC टोटल दे रखा है 14, और आपसे पूछ रहा है कि AD की लेंथ बता दो। तो मैंने बोला था कि अगर ये बाइसेक्टर है, द्विभाजक है, तो ऐसे केस में, द्विभाजक के केस में ये रेशियो सेम होता है, यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 11 है BC तो ये भी 11 हो जाएगा। और आपको AD बताना है तो डायरेक्ट आप लिख लो कि AD बराबर क्या लिखेंगे। AD की वैल्यू इसमें है कितनी, या आप टोटल के नीचे टोटल लिख दो। टोटल यहाँ पर कितना है जी 11, और ये पहले टोटल है यहाँ पे 14, और बटे में टोटल कितना है 10 और 11 जोड़ोगे तो 21, और हमें बताना किसकी है AD की लेंथ, जो कि 10 दिया हुआ है। इसको आप कटा लोगे तो ये 3 सत्ते 21 और ये 2 सत्ते 14, यानी कि 10 दूना 20 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि आप 10 और 1 11 21 बराबर रख लो 14, और यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लो 10 बराबर कितना होगा, तो ये आपको वापस 20 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने निकालने का तरीका पहले बता रखा है इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं 208 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि PQR में I त्रिभुज का अंतः कोण है QIR अगर 107 है तो P का मान बताइए। तो वही अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि 90 और प्लस में A/2, यहाँ P है तो P/2 बनेगा, और ये वैल्यू 107 दे रखी है और हमें P की वैल्यू बतानी है। तो बताओ 107 को इधर लाएंगे, नहीं 90 को इधर ले जाएंगे, 90 को इस साइड ले जाते हैं तो P/2 कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे कि 10 और ये 17 बचेगा। अगर P/2 17 है तो P कितना है जी 17 दूना में 34 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, ये पीछे मैं कई बार कई सवालों में अभी बता चुका हूँ। तो 34 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 208 के बाद डायरेक्ट 209 पे। देखिए 209 नंबर में क्या है दोस्त, काफ़ी अच्छा सवाल है और ये थ्योरम जरूर से याद रखिएगा 209 वाला। देखें भाई क्या है यहाँ पर कि केंद्र O वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। ठीक है, AC और BD बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलते हैं, और आपको AB व्यास दिया हुआ है। AEB अगर 68 डिग्री है तो DOC बताना है। देखिए क्या करेंगे, पहले तो चित्र बना लेते हैं। एक सर्कल हो गया, इसमें AB व्यास दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ था कि AB जो है वो डायामीटर है, व्यास है। तो हमने AB ऐसे ड्रॉ कर दिया और AB को मान लिया कि ये क्या है जी, ये है व्यास। अब आपसे कह रहा है कि AC को और BD को आगे बढ़ाने पर वो E पर मिलते हैं। देखिए AC मान लेते हैं कि ये AC A से C यहाँ पे है और B से D यहाँ पर है, और इन्हें आगे अगर आप बढ़ाते हैं तो ये आके आगे कहाँ पर मिल जाते हैं जी, E पर मिल जाते हैं। अब आपसे कह रहा है कि E पर जो एंगल बना है वो है 68। ये जो एंगल है दोस्त ये है 68 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कि DOC बता दो। O सेंटर है और हमसे DOC पूछ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब देखो एक मैं आपको केस बता दूं, बहुत ज़रूरी बात, आप ध्यान से समझिएगा। देखो अगर ये याद रहता है तब तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर पाओगे, अगर नहीं याद रहता है तो भी कर पाओगे लेकिन टाइम फिर लग जाएगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपसे कि अगर ये सर्कल है मान लीजिए, और यहाँ पर आपको दो ऐसे जीवा दिए गए हैं। एक तो आप इस तरीके से समझ लो ऐसे, और एक सेकंड मान लो आपको एक ये जीवा दे दिया गया, एक ये जीवा दे दिया गया, और ये आगे आके यहाँ पे कहीं पर मिल जाते हैं P पर। ठीक है, और ये सेंटर O है, यहाँ पर हमने ऐसे मिला दिया, ये एंगल बन गया। ये सेंटर है O, और O के इस साइड का मान लो कोण Y है और इधर का कोण X है। ठीक है, और आपको P की वैल्यू अगर बतानी है, P के पास थीटा है, तो अगर थीटा का आप वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये डायरेक्ट होता है x माइनस y/2, यानी कि इनके अंतर का होता है आधा। एक्चुअली में y बड़ा होगा, ठीक है, जो भी बड़ा हो आप अंतर लेना है यहाँ पर। ठीक है, y माइनस में x/2 होता है, तो वही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो बड़ा हो उसको हम लिख देते हैं, इसमें बड़ा से मतलब है, ऐसा नहीं है कि हम y माइनस एक्स ही लिखेंगे, आप x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। तो यही तरीका मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगाने वाला हूँ। देखो
यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि ये एक्चुअली में मान लो x है और y का तो पता नहीं है, तो y दूसरे तरफ बनेगा जो कि 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर क्यों 180 डिग्री होगा y? क्योंकि ये व्यास दे दिया है, AB जो है वो व्यास बन जा रहा है। तो व्यास बनने के कारण जो y की वैल्यू है यहाँ पर, इस y की वैल्यू वो 180 हो जाएगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 180 बड़ा है तो मैं लिखूंगा 180 और माइनस का x और बाई 2 ये बराबर है p के, यानी कि यहाँ पे वो 68 है तो 68 के। और यहाँ से हमें x की लेंथ, x की वैल्यू बता देनी है। तो देखो 2 उधर जाएगा तो 180 और माइनस में x किसके बराबर हो जाएगा? 68 दूना 8 दूना 16 और 6 दूना 12 और 1 13, 136। तो x की वैल्यू 180 में से 136 ला के घटाइएगा तो पहले 80 में से 30 घटा दीजिए तो 50, 6 और घटा दीजिए तो 44, यानी कि ये 44 डिग्री आएगा और यही इसका आंसर है। तो देखिए अगर आपको ये थ्योरम याद है तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, वरना फिर टाइम लगेगा थोड़ा बनाने में, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं 210 पे। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि AO जो है वो A सेंटीमीटर है, DO जो है वो, अच्छा ऊपर भी है अभी सवाल। देखिए ABC त्रिभुज है और त्रिभुज DBC ये एक ही आधार पर बने हुए हैं, आधार BC के विपरीत तरफ बने हुए हैं, ठीक है। और AD और BC O पर एक दूसरे को काटते हैं। AO की लेंथ है, DO की लेंथ है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल x है, तो आपको DBC का क्षेत्रफल बताना है। चलिए पहले डायग्राम से बात समझते हैं। कह रहा है कि BC एक ही आधार है जिसके एक साइड बना हुआ है त्रिभुज ABC और एक साइड बना है DBC। तो चलो पहले तो मैंने BC एक आधार बना दिया, इसके एक साइड बना हुआ है ABC यानी कि ये त्रिभुज, और दूसरे साइड भी एक त्रिभुज बना हुआ है दूसरे तरफ BC के, वो है DBC, बन गया। अब ये कह रहा है कि AD और BC, A को अगर D से मिलाएं तो AD और BC एक दूसरे को O पर काटते हैं, यानी कि ये पॉइंट कितना है जी? O है। अब ये कह रहा है कि यदि AO A सेंटीमीटर है, A से O तक कितना है? ये है जो ये वाला लेंथ आपको A दे रखा है और ये वाला लेंथ आपको B दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि जो ABC का एरिया है, त्रिभुज ABC का जो एरिया है ये दे रखा है आपको x सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे DBC का एरिया पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं दोस्त। आपको ये पता होगा कि दो त्रिभुजों में, मान लो अगर ये दो त्रिभुज मैंने बना दिया, अगर दोनों में आधार सेम हो गया x, तो जो एरिया बनेगा, एरिया का जो रेशियो आएगा वो इनके हाइट पर डिपेंड करेगा। मान लो इसका हाइट है h1 और इसका हाइट है h2। तो ये आप बात समझ पा रहे हैं कि अगर आधार सेम हो जाए तो एरिया हाइट पे डिपेंड करने लगेगा, क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया। और ऐसे में अगर रेशियो आप लिखना चाहोगे तो बेस समान होने पर बेस तो कट जाएगा दोनों में, और 1/2 भी दोनों तरफ से कट जाएगा, तो जो रेशियो बनेगा वो h1 h2 का बनेगा। ये सीधा बात है। अगर हाइट सेम होता है तो एरिया बढ़ता है किस रेशियो में? बेस के रेशियो में बढ़ता है। ये भी आपको पता होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर दो त्रिभुज आपको, देखो इसी के अंदर मान लो मैंने ऐसे करके दो त्रिभुज बना दिया, ये जैसे मान लो x है और ये y है, और इन दोनों त्रिभुजों में बेस अब क्या है, दोनों में सॉरी हाइट दोनों में क्या है, सेम है। क्योंकि हाइट अगर यहाँ से ड्रॉ करोगे h, तो ये हाइट इस छोटे वाले त्रिभुज में भी काम कर रहा है। देखो इस त्रिभुज में भी यही हाइट होगा, और जो दूसरा त्रिभुज इस तरफ है, इस त्रिभुज के लिए भी हाइट यही h होगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में जो रेशियो बढ़ता है वो आधार के रेशियो में क्षेत्रफल का रेशियो बढ़ता है। यानी कि सीधा मतलब ये हुआ कि अगर बेस सेम है तो हाइट के रेशियो में एरिया बढ़ेगा, और अगर हाइट सेम है तो बेस के रेशियो में एरिया बढ़ता है। और यहाँ पर आप देखो कि इस त्रिभुज के, यानी कि ABC के त्रिभुज के और दूसरा त्रिभुज जो है DBC, इन दोनों त्रिभुजों का जो बेस है वो BC है, यानी कि बेस दोनों में सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो जो एरिया बटेगा, एरिया डिवाइड होगा, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? हाइट के रेशियो में डिवाइड होगा। और हाइट एक का A है, एक का हाइट कितना है? B है, ठीक है। तो हाइट अगर A और B है तो हम यहाँ से डायरेक्टली A और B के रेशियो में बांट देंगे। देखो त्रिभुज मैंने लिख दिया ABC और एक है त्रिभुज DBC, इनके बेस का सॉरी हाइट का रेशियो है A और B, तो एरिया भी इसी रेशियो में बटेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी दे दी हुई है। देखो हमें ABC का क्षेत्रफल दिया है सवाल में, ABC का x दिया है और ABC का रेशियो में वैल्यू है A, यानी कि हम ये कहेंगे दोस्त कि जो A है, A इसकी बराबर, A का वैल्यू किसके बराबर है? x के। और हमें एक का अगर बताना हो तो ये हो जाएगा x बटे में A, और हमें DBC का बताना है यानी कि B की, तो B की निकालेंगे तो B से गुना होकर ये बन जाएगा BX और बटा में A। तो यहाँ से आप आंसर देख पा रहे हैं BX/A, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको जो बात समझाया उसको 2-3 बार देख के जरूर से समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट का बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, और इसे याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। देखें भाई अब इस सवाल में क्या है हमारे पास, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों
ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप जो हैं वो 78 और 46.8 सेंटीमीटर हैं। यदि पी की लेंथ आपको 11.7 दी हुई है तो ए बी की लेंथ बतानी है कितनी होगी। अच्छा, एक बात समझो, आपकी दो त्रिभुज जो होते हैं अगर वो समरूप हैं यानी कि सिमिलर हैं तो उनमें जो साइड का रेशियो होता है, जो साइड का रेशियो होता है वही उनके परिमाप का रेशियो होता है, यानी कि वही उनके पेरीमीटर का रेशियो होता है। जो भुजा का अनुपात होता है वही अनुपात उनके परिमाप का भी होता है, परिमिति का भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको जब परिमाप का अनुपात दे दिया गया, मान लो अगर मैं परिमाप का अनुपात लिख लूँ, जैसे त्रिभुज हो गया ए बी सी मैंने लिख दिया एक तरफ और एक साइड मैंने लिख लिया पी क्यू आर। इनके पेरीमीटर का साइड आपको, पेरीमीटर का रेशियो आप निकाल लो पहले। एक का पेरीमीटर है 78, दूसरे का है 46.8। तो इनको आप चाहो तो कटा सकते हो, तो ये कट जाएगा, देखो पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। और ये 13 से कटता हुआ नज़र आ रहा है तो 13 से 13 छक 78 कट जाएगा, और ये 13 से 13 तियाँ 39 और फिर 13 छक कट जाएगा। अब ये 6 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आ गया 5:3। 5:3 आ गया। और देखो हमें वैल्यू पी क्यू की पता है, यानी कि पी क्यू आर में जो लेंथ है वो 3 को डिनोट कर रहा है, और 3 की वैल्यू है सवाल में 11.7। तो आप बोलोगे 3 की वैल्यू अगर 11.7 है तो 1 की वैल्यू 11.7/3, और हमें 5 की वैल्यू बतानी है तो 5 से इसको गुना कर लेंगे तो 11 पचे 55 और 7 पचे 35 है। 11 पचे 55 होएगा ना, और 7 पचे 35, यानी कि ये 58.5 होगा। या फिर आप यहाँ से देख सकते हो ये कितना गुना है, वही काम कर लेते हैं ना, बेकार हमने कर लिया। ये 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, 39 गुना है, तो इसको भी 39 गुना कर लेते हैं। बिल्कुल आप कटा भी सकते हैं, देखो इसको गुना करोगे 7 पचे 35, 11 पचे 55 और 3 58, और इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो भी वही आएगा, 19 तियाँ 57 और 5 तियाँ 15, 19.5। या फिर डायरेक्टली आप देख सकते थे यहाँ से कि हम ये काम कर सकते थे, इतना ना करके, कि 1 मिनट यार क्या हो रहा है, हम ये कहते हैं कि 3 की वैल्यू सवाल में 11.7 है, ठीक है, यानी कि ये कितना गुना है, 3.9 गुना है, तो ये भी 3.9 गुना होगा, और ये 5 तियाँ 15 और फिर 9 पचे 45, यानी कि ये हो जाता 19.5। देखो ये सब नहीं करके आप डायरेक्ट ये समझ गए कि अगर ये सिमिलर है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि ए बी सी में वैल्यू कितना है 78, पी क्यू आर में कितना है 46.8, और वैसे ही लिखते कि चलो अब ए बी सी में हमें निकालना है एक लेंथ, तो उसको हम x रख लेते हैं, और पी क्यू आर में हमें एक लेंथ दिया हुआ है 11.7। ऐसे भी आप ऐसे गुना करके और x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी 19.5 आएगा। और ये थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, पहले यही बताना चाहिए था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। कहीं कहीं दूसरा वाला तरीका ज़्यादा ईजी पड़ता है, इसीलिए मैंने उसको बता दिया। अगले सवाल की अगर बात करें, सवाल नंबर 212 की, तो आप देखेंगे इसमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी में माध्यिका ए डी बी ई और सी एफ जो है वो ओ पर मिलते हैं, तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए ओ ई के क्षेत्रफलों का रेशियो आपको बताना है क्या होगा। तो ये इजी सवाल है, पहले डायग्राम से आप बात समझ लो। एक मैंने त्रिभुज बना दिया ए बी और सी। अब आपको कह रहा है इसमें कि ए डी बी ई और सी एफ तीनों माध्यिकाएँ हैं। देखिए ए से डी एक माध्यिका खींच दिया गया, बी से ई खींचा गया और सी से एफ खींचा गया। अब ये कह रहा है कि तीनों माध्यिकाएँ जो हैं वो ओ पर मिलती हैं, यानी कि ये ओ हो गया, और आपसे कह रहा है कि ए बी डी का एरिया और ए ओ ई का एरिया। अच्छा, एक बात आप समझो कि जब माध्यिकाएँ तीनों हम खींचते हैं तो ये 6 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज बनते हैं। आपको पता है कि नहीं, इन 6 का क्षेत्रफल जो होता है वो समान होता है। 6 छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं और सबका क्षेत्रफल समान होता है। अगर सबके क्षेत्रफल को मैं 1 मान लूँ, क्योंकि सारे क्षेत्रफल सेम है, तो सबको मैं एक ही चीज़ मानूंगा, या तो x मान लो या फिर 1 या 2 कुछ भी मान लो, हर एक बार आंसर वही आएगा। तो मैंने 1 मान लिया। अब आपको बताना है किसका, ए बी डी का। तो ए बी डी, देखो ए बी डी कौन सा है इसमें, ए बी और डी, यानी कि ये टोटल ए बी डी का मतलब देख लो, ए बी डी का मतलब है यस, ये वाला आपको बताना है। ए बी डी में कितना पार्ट आ रहा है, तो आप बोलेंगे 3 पार्ट आ रहे हैं, यानी कि ये कितना हो गया 3, और रेशियो में ए ओ ई, तो ए ओ ई ये वाला है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये 1, 3:1, यानी कि 3:1। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में है आपको कि चतुर्भुज ए बी सी में कौन सी और डी के द्विभाजक ई पर मिलते हैं, और सी ई डी अगर 56 है, ए का वैल्यू 49 है, तो बी का मान कितना है। ऐसा सवाल मैंने अभी आपको कराया हुआ था। मान लो मैंने एक चतुर्भुज बना दिया ए बी सी और डी। अभी आपसे कह रहा है कि सी और डी के द्विभाजक ई पर मिलते हैं, यानी कि इनके द्विभाजक को आप मिलाइएगा तो ई पर मिलेगा। और सी ई डी यानी कि ई के पास जो एंगल बना है ये है 56, और ए के पास जो एंगल है ये है 49। तो आपसे बी के पास का एंगल पूछ रहा है।
तो कोई बात नहीं है, वैसे ही हम सारे को एक साथ जोड़ लेंगे और देख लेंगे कि वैल्यू कितनी आती है। तो देखिए पहले हम इस डी और सी के आधे का मान निकालेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं, आपको दिया हुआ है और ऐसा मैंने सवाल बताया है। तो डायरेक्ट हम एंगल डी प्लस एंगल सी का आधा अगर निकालने जाएंगे तो ये बनेगा 180 और माइनस में 56, ठीक है। यानी कि एंगल डी और प्लस में एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 56 घटा दो आप, तो ये कितना आ जाएगा जी, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर आ जाएगा 8 हो गया, और 8 नहीं 7 ना, 124 आ गया। और 124 को 2 से आप गुना कर लोगे तो ये आ जाएगा एंगल डी प्लस सी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 248। अब बताओ कि अगर ये 248 आ गया जी, तो हमें एंगल बी बताना है। एंगल बी अब हम इजीली बता सकते हैं। ओवरऑल एक क्वाड्रिलेटरल में, एक चतुर्भुज में जो टोटल एंगल का सम होता है, जोड़ होता है सभी कोणों का, वो 360 होता है। उसमें से डी और सी का जोड़ हमने निकाल लिया कि ये है 248, और एक एंगल ए 49 दिया हुआ है, तो हम बी निकाल सकते हैं अब इजीली। देखो 360 में से हम क्या करेंगे, ये 248 और प्लस में 49 घटाने जा रहे हैं। अब एक बार गौर फरमाइए ऑप्शन की तरफ, आप देखेंगे कि सारे का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट से बात बना लेते हैं। ये देखो 9 और 8 अगर जोड़ेंगे, 1 मिनट आप ऐसे समझो, 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17, लास्ट में 7 आ रहा है यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 0 है, यानी कि हासिल लेंगे तो 10 बनेगा, और 10 में से ये 7 जाएगा तो लास्ट का अंक 3 आएगा, और ये ऑप्शन ए में है 63। बाकी आप काम कर सकते हैं, पूरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम यूनिट डिजिट से ही बात बना लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से, 114 नंबर सवाल पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 56 और 90 और 106 है, इसकी परिवृत्त की परिधि बताना है। अच्छा देखिए, जब भी परिवृत्त की परिधि या परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस या फिर सरकमफेरेंस की बात है, तो आप पहले मैंने बोला था कि आप इनको चेक करो कि कहीं ये ट्रिपलेट्स तो नहीं है, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं तो नहीं है। तो आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं चेक करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं पिछले सवाल में चेक करके दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे आप 56 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर चेक कर सकते हैं कि बराबर है कि नहीं। अगर स्क्वायर नहीं चेक करना है तो आप इन्हें कटा के और रेशियो निकाल लो। नीचे जो रेशियो बनेगा इनका, उसमें भी आप छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके और बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर चेक कर सकते हो कि वो ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि ट्रिपलेट बनने में परिधि निकालना है हमें। देखो ये त्रिभुज है, और अगर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, ट्रिपलेट बन गया, तो आप बोलेंगे कि ये कर्ण है 106 और एक भुजा है 56 और एक भुजा है 90। ऐसे इसमें लिखने वाला कोई बात ही नहीं है, फिर भी मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट पहले ये ना लिख के मुझे त्रिभुज बनाना चाहिए था। ये सर्कल देखो, ये सर्कल है जिसकी परिधि हमें बतानी है, और इसमें ये वाली जब साइड 106 हो गई कर्ण, तो आपको पता है कि कर्ण जो होता है वो व्यास के बराबर हो जाता है। कब? जब समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या की बात की जाए या परिवृत्त खींची गई हो। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस होता है वो उसके कर्ण का हाइपोटेनियस का आधा होता है, या फिर ये कह सकते हो कि डायामीटर यानी कि व्यास हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर d 106 है तो आप बोलोगे कि हमें परिधि बताना है, परिधि का मतलब पाई d, तो 106 रख देंगे तो 106 और d नहीं 106 और पाई होगा, यानी कि आंसर जो होगा वो b होगा। आप रेडियस भी कह सकते थे कि रेडियस कर्ण का आधा होता है, 106 का आधा, और फिर वापस आप 2πr में 2 से गुना करोगे, 106 पाई आएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल तो सेम वही सवाल निकल चुका है, इसको तो मैंने बता दिया है। आगे बढ़ेंगे। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास। यहाँ आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर है, DBC पर एक बिंदु है, यदि BD की वैल्यू 5 है, AB की वैल्यू 12 है, AD की वैल्यू 8 है, तो CD की लेंथ आपको बतानी है। देखिए आपको एक थ्योरम याद रखना है इस सवाल को जल्दी करने के लिए, ठीक है। अगर जल्दी करना है, समय बचाना है, तो आपको 1-2 चीज़ें जरूर याद रखनी पड़ेगी। ये ABC एक ट्राइंगल हो गया, और इसमें आपको AB जो है वो AC के बराबर दे रखा है। ये दोनों की लेंथ कितनी कितनी है, 12 है। और आपको दिया गया है कि D एक बिंदु है किस पर, BC पर, तो D मैंने ये मान लिया और AD को मैंने मिला दिया। अब आपसे बोला गया है कि AD की लेंथ भी दी हुई है 8, ये लेंथ 8 है, और आपको BD की लेंथ, BD किसकी, अच्छा BD की लेंथ 5 दे रखी है, ये 5 है, और CD की लेंथ बतानी है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। देखो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये जो इक्वल लेंथ होते हैं, देखो पहले तो हम बात करेंगे AD की। AD का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है इक्वल लेंथ में से कोई एक ले लो आप, AB का स्क्वायर लिख लो या AC का स्क्वायर लिख लो, और माइनस में होता है B से D तक और गुना में D से C तक, या फिर आप कह सकते हो BD गुना में DC। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो AD की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 का स्क्वायर ये 64 हो जाएगा, ये 12 है AB, तो ये हो जाएगा 144, और माइनस में BD 5 है और वो x है, तो मैं डायरेक्ट 5x ले लेता हूँ।
अब 5x देखो 64 जाके घटेगा उधर तो ये बच जाएगा 80। अगर 5x 80 है तो x कितना होगा जी 16 25 80 और 16 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में अपने पास क्या है, यहाँ पे सवाल नंबर 216 आपको ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी से खींचे गए लंब क्रमशः डी ई और एफ पर विपरीत भुजाओं से मिलते हैं। ठीक है, ए डी बी ई और सी एफ बिंदु पी पर एक दूसरे को काटते हैं और यदि आपको ई पी डी दिया है 116, ए और बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं तो आपको ए क्यूब बी का, ऐसा सवाल हमने एक बना लिया है ऊपर। ठीक है, फिर भी मैं बनाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या है। पहले डायग्राम की बात करेंगे। देखें इसमें ए और बी का द्विभाजक है, इसीलिए ए बी को मैं नीचे रखने वाला हूँ ताकि बनाने में ईजी हो। ऐसा मैंने चित्र बना दिया और नीचे मैंने यहाँ ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया और ऊपर मैंने रख दिया सी। अब ये कह रहा है कि इनके जो लंब खींचे गए हैं ऐसे, ठीक है, ये कहाँ पे जाके मिलते हैं, ए डी बी ई। ए वाला डी पर मिला है, बी वाला ई पर मिला है और सी वाला एफ पर मिला है। ठीक है, अब आपको ये भी दिया गया है। अच्छा देखो, अगर ये लंब खींचे गए हैं तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर हुआ कि नहीं, यहाँ ये किस पर कट रहा है, पी पर कट रहा है, ये आपको दिया हुआ है। और एंगल ई पी डी आपको 116 दिया गया है। ई पी डी का मतलब कौन सा, देखो ई पी और डी, यानी कि ये वाला एंगल आपको 116 दे रखा है। ये एंगल कितना हो गया दोस्त, 116 हो गया। अब ये एंगल अगर 116 है तो आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर में इसका और इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नीचे वाले का होता है, तो एक्चुअली में नीचे वाले अगर ए बी सी की ए पी बी की बात करोगे तो वो भी तो 116 ही होगा, शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो मैं यहाँ पर अगर सी की बात करूँ डायरेक्ट, पहले पूछा क्या है इस, ये देखते हैं। पूछ रहा है कि कोण ए और बी के द्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। ए और बी के द्विभाजक जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, क्यू पर, यानी कि ए का आप बाइसेक्टर खींचेगा और बी का बाइसेक्टर तो वो आके मिलता है कहीं पर इधर पॉइंट क्यू पर, और हमें ए क्यू और बी का वैल्यू बताना है, यानी कि यहाँ पर एंगल। तो देखो इसको अलग हम बना लेंगे, हम अलग ड्रॉ कर लेंगे, इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है। पहले हम एंगल सी निकाल लें। एंगल सी कैसे निकालेंगे, 180 माइनस में 116, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है। जब भी लंब को खींचते हैं तो लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है, या फिर ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P जो है वो क्या है, लंब केंद्र है, और लंब केंद्र का कोण और शीर्ष का कोण का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 116 हो गया एक एंगल, तो दूसरा 180 में से आप घटा लोगे तो ये आ जाएगा कितना अपने पास, 64 डिग्री। ये हमारे पास आ गया जी 64 डिग्री का एंगल। किसकी वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू। अब अगर एंगल सी अपने पास 64 आ गया तो हमें बताना क्या था, देखो अब अलग त्रिभुज में मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। यहाँ पर सी है, ये ए है और बी है, और आपसे कह रहा है कि ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर मान लो आके क्यू पर मिलता है तो ये एंगल कितना होगा। अब अगर ये बाइसेक्टर से बनने वाला कोण है तो आपको पता है बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक जो मिलता है वो अंतः केंद्र पर मिलता है। तो बिंदु क्यू अंतः केंद्र हो गया और उस पर बना हुआ कोण क्या होगा, 90 और प्लस में c/2 होगा। तो यहाँ पे 90 और सी का आधा कितना हो जाएगा, सी 64 था उसका आधा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 32। और अगर 92 में हम 32 जोड़ेंगे तो लास्ट का अंक 2 आएगा, वो है ऑप्शन ए, यानी कि 122। ठीक है, इकाई अंक 2 आएगा, यूनिट डिजिट, और 122 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए दोस्त, इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर को एस और टी तक बढ़ाया गया है। एस क्यू आर और एंगल टी आर क्यू के द्विभाजक यू पर मिलते हैं। अगर क्यू यू आर आपको 79 डिग्री दिया है तो पी की वैल्यू बतानी है। काफ़ी इजी सवाल है, ऐसा मैंने करा भी दिया हुआ है। देखो ये त्रिभुज हो गया अपने पास, थोड़ा इधर बनाते हैं। ये मान लो P हो गया, Q हो गया और ये वाला R हो गया। अब इसको आगे बढ़ा दिया गया, इसको आगे बढ़ा दिया गया, आपको बोला गया है कहाँ कहाँ तक बढ़ाया गया है, ये S तक और ये T तक। और इनके जो द्विभाजक है वो आके मिलते हैं कहाँ पर, द्विभाजक मिलते हैं U पर, और U के पास वाला एंगल आपको दिया है 79 और आपको P के वैल्यू बतानी है। अच्छा, आपको पता है कि ये 79 कैसे निकालते हैं हम लोग। 79 जो होता है एक्चुअली में ये वाला, ये बराबर होता है 90 और माइनस में p/2 के, यानी कि शीर्ष के आधा होता है, ये आपको पता होगा। और 90 इधर आकर अगर आप घटाओगे, 90 नहीं आएगा एक्चुअली में, ये उधर जाएगा तो p/2 अपने पास बच जाएगा 11, यानी कि p कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर कितना होगा, 22। तो ये आसान सवाल है, इसमें आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं रह जाती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है दोस्त, एक मिनट।
देखिए भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक वृत्त में ए बी और डी सी दो जीवाएं हैं, जबकि ए बी और डी सी को आगे बढ़ाया जाता है तो वो बिंदु पी पर मिलती हैं। पी सी की लेंथ अगर 5.6 है, पी बी की लेंथ 6.3 है और ए बी की लेंथ 7.7 है तो सी डी की लंबाई बतानी है। देखिए पहले डायग्राम पर आते हैं। डायग्राम में क्या होगा कि एक सर्कल है, इसमें आपको बोला गया है कि ए बी डी सी दो जीवाएं हैं और ये आगे चल के बिंदु पी पर मिल जाती हैं, तो हमने ऐसे बना दिया एक ही बार। ये ए बी था और ये डी सी था और ये आगे चल के कहाँ पे मिल जाते हैं, पॉइंट पी पर मिल जाते हैं। अब इसमें आपको लेंथ दे रखी है किसकी, पी सी की लेंथ दे रखी है 5.6, ये 5.6 है। पी बी की लेंथ आपको दे रखी है 6.3, ये 6.3 है। ए बी की लेंथ है 7.7, ए बी की लेंथ है 7.7 और आपसे किसकी लेंथ पूछ रहा है जी, डी सी की लेंथ पूछ रहा है, इसको मैंने एक्स ले लिया। अब आपको पता है कि ऐसे केस में पी सी और गुना में पी डी किसके बराबर होता है, पी सी का मतलब 5.6, ये मैंने ऊपर लिख चुका हूँ, यही वाला सवाल, ऐसे ही सवाल मैंने करा दिया है। चलो एक बार फिर भी लिख देते हैं कि क्या होता है ऐसे केस में। जब भी दो जीवाएं वृत्त के अंदर कटें या फिर बाहर काटें, दो जीवाएं वृत्त की अगर एक दूसरे से मिलती हैं, चाहे वृत्त के अंदर मिले या बाहर, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। पी सी यानी कि पी से सी तक और गुना में पी से डी तक, ये बराबर होता है पी से बी तक और गुना में पी से ए तक के। अब देखो इसमें वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो पी सी की लेंथ हो जाएगी 5.6 और पी डी की लेंथ हो जाएगी 5.6 और प्लस में एक्स, एक्स भी आ जाएगा प्लस में। और दूसरे तरफ की अगर बात करेंगे तो पी बी की लेंथ कितनी है, 6.3 है और गुना में अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये 7 3 10 7 6 13 1 14 बन जाएगा, ये बन गया 14। अभी देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया और ये 14 चौके 56 हो जाएगा। यानी कि आप बात करोगे ये एक ही बार, तो आप चाहो तो इस 4 से गुना भी कर लो, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, यानी कि ये आ जाएगा कितना, गुना करेंगे तो 24 का मतलब 22.4 और प्लस में 4x बराबर आ गया 6.3, सॉरी पॉइंट तो कट चुका है ना, 63। तो 4x बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे कि 22.4 ले जाके घटा देते हैं तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ बच गया 2 में से 2 जाएगा 0 और फिर 6 में से 2 जाएगा तो 4, इतना आ गया। तो x बराबर देख रहे हो आप, 4 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 10 दशमलव समथिंग आएगा और 10 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे पॉइंट करने की भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर आप भाग दोगे तो भी आंसर आ जाएगा 4 से, 4 एकम 4 और 0 का 0 और 15 चौका 60, यानी कि 10.15 इसका आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। लेकिन देखिए जब ऐसे केस में आपको पता चल गया कि पहला अंक 1 है तो आगे भाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 केवल एक ऑप्शन में है। अगर 2 ऑप्शन में मिलता है तो आप भाग लगाइए, वरना इसी पर से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या है अपने पास कि एंगल ए का समद्विभाजक बी सी से डी पर मिलता है। ए बी 15 है, ए सी 13 है, तो बी सी 14 है, तो डी सी बताना है। ऐसा तो कई सारा सवाल मैंने करा दिया केवल इसी वीडियो में। देखो क्या है अपने पास, ये ए है, बी है, सी है, ई का जो बाइसेक्टर है वो डी पर मिलता है। ए बी की लेंथ कितनी है 15, ए सी की लेंथ कितनी है 13 और ये टोटल कितना है 14 और हमें किसकी लेंथ बतानी है, डी सी की। तो ये भी 15 बनेगा रेशियो में और ये 13 बनेगा। अभी देखो हमें किसकी लेंथ बतानी है, डी सी की, तो डी सी बराबर हम क्या लिख लेंगे, टोटल बाई टोटल लिख लेंगे पहले। तो टोटल है 14 लेकिन रेशियो में टोटल कितना है जी 14 और बटे में टोटल रेशियो में 15 और 13 28 है और गुना में हमें बताना है किसका, डीसी का, यानी कि 13 का। तो ये 14 दूना 28 और 13 का आधा कितना होता है 6.5। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका भी मैंने बता रखा है, आप देख लीजिएगा इसी वीडियो में। आगे आते हैं और अगले सवाल पे देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। देखिए इस सवाल में आपको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी ई जो है वो ए सी पर लंब है और सी डी जो है वो ए बी पर लंब है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। और आपको दिया गया है कि बी ई और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं और ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। ऐसा भी सवाल तो मैंने करा दिया है, बिल्कुल सेम तरीके का सवाल मैंने करा दिया है, इसमें कोई बात ही नहीं रह जाती है। चलो फिर भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको दे क्या रखा है, त्रिभुज पहले खींचते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर लंब खींचा गया है डी, सी से सी डी, हाँ बिल्कुल, और बी से खींचा गया है बी ई। ये लंब है बेसिकली एक यहाँ पर, और ये सेंटर ओ पर पी पर मिलते हैं, नहीं ओ पर ही काटते हैं एक दूसरे को, और इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो मिलते हैं पी पर। अब देखो थोड़ा बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा, सॉरी यार थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं है, बड़ा बनाएंगे चित्र। इस बार ऊपर कटाते हैं इनको। देखो ये बी था, सी था, सॉरी ये बी था और ये ए था, और सी से जो खींचा गया था वो सी डी था और बी से बी ई था, और ये ओ पर कट रहे थे और इनके जो द्विभाजक हैं वो आके मिलते हैं किस पर, पी पर। ठीक है, और आपको एंगल जो दिया है वो बी पी सी, ये वाला एंगल दिया है 148 डिग्री, ये जो अंदर का है ये 148 है।
और आपसे एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है ये वाला। अच्छा, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं कि यहाँ पर ए जो है वो ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र है। लंब केंद्र में मैंने अभी आपको बताया था कि लंब केंद्र का और शीर्ष कोण का यानी कि इसका और ओ के पास के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ऐसा मैंने अभी पिछले 1-2 सवाल में कराया है, तो ये आपको याद होगा। यानी कि अगर मैं ये वाला कोण निकाल लूँ तो हमें ए निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 180 में से ओ को घटा देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ओ को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं, ऐसा सवाल सेम मैंने करा दिया है कि पी पर जो कोण बना है वो है अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण, यानी कि इन सेंटर पर बना हुआ एंगल। पी इन सेंटर क्यों हो गया, क्योंकि समद्विभाजकों के मिलने से बना है, बाइसेक्टर्स के मिलने से बना है। बीपी और सीपी क्या है, ये बाइसेक्टर्स हैं। अगर ये बाइसेक्टर्स हैं तो इनके द्वारा जो बनेगा कोण इनके मिलान बिंदु पर वो होता है 90, और प्लस में इसके ऊपर वाले का आधा, तो ऊपर ओ है तो आप बोलेंगे कि 90 प्लस में एंगल ओ बाई 2 है ये, और ये है 148। तो आप यहाँ से बोलेंगे डायरेक्ट कि जो एंगल ओ का आधा है वो कितना हो जाएगा, 148 में से 90 को घटा दीजिएगा तो 58 हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट हम एंगल ओ को लिख सकते हैं 58 का डबल 116। अब देखो अगर ये एंगल 116 आ गया, ये 116 आ गया, तो आपको पता है ये कितना होगा, 180 में से 116 को घटा देंगे 64 डिग्री, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है ओ, और इसका और ए का सम जो होता है वो 180 होता है। मैंने कई बार बता दिया इसी वीडियो में। तो ए पर जो एंगल बना वो कितना बना, 64 डिग्री का। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी डी में जो सी है वो बी डी का मध्य बिंदु है, ये इतना 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 है, तो बी डी की देखो ये भी मैंने ऐसा भी सवाल बता चुका हूँ इसी वीडियो में, आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो याद होगा। बी डी का मध्य बिंदु है सी, ये बी है और ये डी है, इसका मिड पॉइंट है, सॉरी ये डी है, इसका मिड पॉइंट सी है और ये ए है। ए से सी को, अच्छा सी अगर मिड पॉइंट है तो ए सी क्या हो जाएगा, माध्यिका होगा कि नहीं, मीडियन। ए सी क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा माध्यिका यानी कि मीडियन। अब इसमें आपको ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 10 है, ये 10 है, ठीक है। ए डी 12 है, ये लेंथ 12 है। ए सी 9 है, ये 9 है। और आपसे बी डी की लेंथ पूछ रहा है, बी डी ये टोटल लेंथ पूछ रहा है। अच्छा, आपको पता है कि जब माध्यिका का बात आ गया तो हम अपोलोनियस थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम मैंने पिछली सवाल में करा रखा है, देखो इसी वीडियो में वो सवाल है और ये थ्योरम भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना थ्योरम लिखे हुए। देखो जो माध्यिका खींचा गया है वो बी डी पर खींचा गया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करेंगे ये 10 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि आ गया 244, बराबर में ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, और प्लस में ये एक्स है तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से इसको अगर काटोगे तो ये आ जाएगा 12 दूना 24 और 2 दूना 4 और माइनस में 81 बराबर में एक्स का स्क्वायर। ये अगर घटाओगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 और 12 में से 4 8 जाएगा 4, 41 बराबर एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स किसके बराबर हो गया, √41 के। अगर एक्स √41 के बराबर है तो हमें टोटल ये बताना है बी से डी तक। बी डी का मतलब देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि सी मध्य बिंदु सा सवाल में दिया था, और हमें 2x बताना है तो 2 दोनों तरफ लगा देंगे, ट्वाइस ऑफ √41 आंसर होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन कट चुका है, वैसे ऑप्शन सी या डी आंसर था, ठीक है। तो 2 √41 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी क्रमशः डी और ई पर इस प्रकार स्थित है कि ए डी गुना में ए सी ए बी गुना में ए ई के बराबर है, और ए डी ई अगर एंगल ए सी बी प्लस 30 है और आपको ए बी सी 78 दे रखा है, तो एंगल ए कितना है। चलिए चित्र बनाते हैं पहले, फिर बात शुरू करेंगे। त्रिभुज ए बी सी है एक, तो एक त्रिभुज ए बी सी मैंने बना लिया। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, ये ए है, बी है और ये सी है। इसमें आपको दिया है कि ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई है, ए बी पर और ए सी पर, ठीक है। इस पर बिंदु डी है और इस पर ई है, तो इनको मिला भी देते हैं हम, डी ई को मैंने मिला दिया। अब आपको ये कह रहा है कि ए डी गुना में ए सी ए बी गुना में ए ई के बराबर है। अच्छा बताओ कि अगर ये वाला बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए डी और बटा में ए बी को मैंने इस साइड ला दिया, और उधर आप देखेंगे कि उधर बच गया ए ई और बटा में ए सी। अच्छा देखो अगर ए डी बटा में ए डी और बटा में ये ए बी और ए ई बटा में ए सी अगर बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भुजाएं समानुपाती कब होती हैं, इसका मतलब है कि इस छोटे वाले त्रिभुज का इस बड़े वाले त्रिभुज दोनों की भुजाएं जो हो गई वो समानुपाती हो गई, और इसका सीधा मतलब है कि ये छोटा वाला त्रिभुज यानी कि ए डी ई ये त्रिभुज जो है ये सिमिलर हो गया किसके, ए बी सी के।
त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए बी सी के समानुपाती हो गया। ये मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ क्योंकि इनके भुजाएं समानुपाती हो चुके हैं। ये जो सवाल में दे रखा था इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने पर ये चीज़ आ गया और इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समानुपाती। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी। अब देखो अगर ये समानुपाती हैं तो अब हम बाकी काम शुरू करते हैं। ए बी सी आपको 78 डिग्री दिया है, ये 78 है। अगर ये समानुपाती है तो आपको पता है कि डी ई जो है ये पैरेलल हो गया डायरेक्टली किसके, डी ई आधार समांतर हो जाएंगे, यानी कि डी ई समांतर हो जाएगा किसके, बी सी के। और अगर ये समांतर है और बी के पास 78 डिग्री कोण बना है तो डी के पास भी 78 बनेगा। ठीक है, इतना तो फिक्स है। और आपको दिया है कि एंगल ए डी ई यानी कि ये 78 जो है ये किसके बराबर है, 30 प्लस ए सी बी के बराबर है। 30 प्लस ए सी बी, देखो ए सी बी से ये 30 ज़्यादा है, यही ना लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए डी ई जो एंगल बना है, ए डी ई का मतलब जो हमारा ये 78 डिग्री आया है ये सी से कितना ज़्यादा है, ए सी बी से 30 ज़्यादा है, यानी कि ये 30 कम होगा। वो 78 है तो 30 कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और ये अगर 48 आ गया तो हमसे एंगल ए पूछा है तो डायरेक्टली हम एंगल ए लिख सकते हैं। अब एंगल ए बराबर 180 में से हम ये दोनों घटा देते हैं, दो एंगल तो हमें पता ही है, तो 78 और 48 घटाना है तो इनको जोड़ ही लेते हैं। 70 और 40 हो जाएगा कितना, 110 और फिर 8 8 16, यानी कि ये आ गया 126। और अगर 126 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 54 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, और कोई बात नहीं है इसमें। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे क्योंकि लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं और 223 नंबर पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए भाई 223 में आपसे कह रहा है कि एस अंतः केंद्र है और पी एस आर अगर इतना है तो पी क्यू आर कितना होगा। काफ़ी इजी सवाल है, ऐसा मैंने आपको बता भी दिया है। देखिए ये है क्यू, ऊपर बनाना है क्या, पी क्यू आर का अंतः केंद्र एस है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और पी एस आर 125 है, पी क्यू आर बताना है। चलो देखो पी और यहाँ पे आर हो गया क्योंकि पी एस आर दिया हुआ है और ये एस अंतः केंद्र था, यहाँ पर क्यू आएगा फिर। और ये एंगल आपको एस वाला दिया है 125 और ये बराबर कितना होता है आपको पता है, ये जब इन सेंटर हो गया अंतः केंद्र तो ये बराबर होता है 90 प्लस में और शीर्ष कोण का आधा यानी कि Q/2। और ऐसे पे तो कई सारे सवाल आ चुके हैं। अब 90 इसमें से ले जाके घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 35 और बराबर में Q/2 और यहाँ से Q कितना आ जाएगा, 35 दूना में 70। और यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 224 नंबर पे जल्दी से आ जाएंगे अगले सवाल पे। एक मिनट, देखें जी ये है सवाल अपना अगला। इसमें क्या दे रखा है आपको, आप देख लीजिए एक बार। इसमें आपको ये दिया गया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार बनाया गया है कि AC वृत्त का व्यास है और AB जीवा है, CD भी जीवा है जो आगे चलकर E पर मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये दिया हुआ है कि एंगल CAE 34 है और E पर जो बना हुआ कोण है वो है 30, तो आपको CBD बताना है कितना होगा। चलिए चित्र बना लेते हैं डायरेक्टली, उसके बाद कुछ बात करेंगे आगे। एक सर्कल पहले बना लिया हमने, इसमें ये ए बी हो गया और ये हो गया सी डी। ये आगे चल के कहाँ पे मिलते हैं, ई पे। ये डी सी है और ये ए बी है, और अगर ए बी सी डी सबको मिला दीजिएगा तो एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। तो ये बन गया। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है कि ए सी वृत्त का व्यास है, चलो ये हमने व्यास मान लिया, ओ को फिर सेंटर भी मान लेते हैं। अब आपको दिया हुआ है इसमें कि सी ए ई जो है वो 34 डिग्री है, सी ए ई यानी कि यहाँ पे कोण कितना बना है जी, यहाँ पे बना है 34 डिग्री। ठीक है, और आपको दिया है ई पे 30 डिग्री का कोण, यानी कि यहाँ पे कोण कितना है 30 डिग्री का। और हमसे पूछ क्या रहा है सी बी डी यानी कि इसको मिलाने पर ये वाला जो एंगल आएगा ये पूछ रहा है एक्स, मान लिया मैंने कि वो एक्स है, वो बताना है। अच्छा देखिए एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। एक बात आप सोचो जरा कि अगर ए सी, ये वाला ए सी जो है ये व्यास है अगर, तो बी पर बना हुआ कोण समकोण होगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है। और ए सी वृत्त का व्यास होने के कारण एंगल बी पर कितना का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। अब अगर एंगल बी के पास टोटल कोण 90 डिग्री का है और हमें ये एक्स वाला पार्ट बताना है, तो हम इस साइड वाला केवल बात निकाल लें, यानी कि हम एंगल देखो एंगल ए बी और डी केवल निकाल लें तो हम 90 में से इसे घटा के और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए बी डी हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका तो ये है अपने पास कि हम सी की लेंथ अगर लिखना चाहें, सी की वैल्यू लिखना चाहें, तो सी जो है वो इस त्रिभुज में, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो त्रिभुज है ए सी ई,
इसमें जो सी है ये बाह्य कोण है, यहाँ पे सी वाला जो है वो बाह्य कोण है, और बाह्य कोण अंततः दोनों कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि मैं ये डायरेक्ट कह सकता हूँ कि सी के पास जो कोण बनेगा वो 30 और 34 के योग के बराबर होगा। यानी कि सी के पास 30 और 34 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 64। और अगर सी के पास 64 हो गया तो आपको पता होगा कि एक वृत्त में एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया हर एक कोण बराबर होता है। तो देखो एडी जो जीवा है, एडी द्वारा एक कोण तो यहाँ पे 64 बन गया, और एडी द्वारा ही इधर दूसरा कोण बन रहा है बी के पास, तो बी वाला भी कितना हो गया दोस्त, 64 हो गया। और अगर एंगल ए बी और डी आपने निकाल दिया कि 64 है, तो हमें केवल बताना रह गया था एंगल सी बी और डी, और ये किसके बराबर होगा जी, 90 माइनस में 64 के। क्यों? क्योंकि बी पर टोटल एंगल 90 बना था, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण था, और एक साइड का अगर हमने 64 निकाल दिया तो डायरेक्ट 90 में से 64 घटा के दूसरा निकाल सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा 26, और 26 इस सवाल का आंसर है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखें, इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं 12 और 20 सेंटीमीटर लंबे हैं। वृत्त की त्रिज्या अगर 5√13 है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये कॉमन सा बात है, आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक ये वृत्त हो गया, इसमें 12 और 20 सेंटीमीटर लंबे दो जीवाएं हैं जो कि सेंटर के एक ही तरफ हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंटर ओ मान लिया, इसके एक ही साइड यहाँ पे एक जीवा हो गया, एक जीवा यहाँ पे हो गया ये, और इसको हमने मिला दिया, ये रेडियस है इसका, और दूसरा यहाँ पर मिलाएंगे तो भी वो रेडियस ही बनेगा एक्चुअली में। अब देखिए, अगर वैल्यू लिखें इसमें हम, तो पहले वाला जो बड़ी जीवा है वो है 20, यानी कि उसका आधा ये 10 बनेगा, और दूसरी वाली जीवा है 12, तो उसका आधा ये कितना बनेगा 6, और यहाँ पे तो 90 डिग्री दोनों केस में बनेगा। अच्छा, अब बताइए कि अगर मैं इसको ए बी मान लेता हूँ, ए और ये बी, तो आप बोलेंगे ये दूसरा वाला बी है लिखा हुआ कि त्रिभुज ओ ए और ये सी डी में लिख देता हूँ ओ ए सी में। देखिए, ओ ए सी त्रिभुज में, यानी कि इस त्रिभुज में अगर आप लगाते हैं पाइथागोरस तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर कि हमें रेडियस दिया हुआ है। देखो, रेडियस कितना दिया है दोस्त, 5√13। तो अगर इसमें मैं ओ ए लिखने की कोशिश करूँ, ओ ए, आप डायरेक्ट अब हटाओ ये सब, इतना तो आप बात समझ ही जाओगे। देखो, अगर मैं ओ से ए तक की लेंथ लिखना चाहूँ तो ये बोलेंगे कि आप रूट अंडर रेडियस का स्क्वायर और माइनस में 10 का स्क्वायर होगा। तो रेडियस कितना है यहाँ पर, 5√13 है, 5√13 का स्क्वायर 5 × 25, और 13 को अगर 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 13 दूना 26, 260, और 13 × 5 65, 65, और यानी कि ये आ जाएगा 325। 325 और माइनस में 10 का स्क्वायर 100, तो 325 में से 100 जाएगा तो 225, और उसका वर्गमूल होता है 15, यानी कि ओ ए की वैल्यू 15 आ गई। वैसे ही अगर इसको मैंने बी माना था, तो ओ से अगर बी तक की लेंथ में लिखना चाहूँ तो ओ से बी तक कैसे लिख सकते हैं। देखो, ओ से बी तक मैं ये त्रिभुज बना रहा हूँ, आप देख लो, इस त्रिभुज में लिखेंगे हम, जो मैंने पिंक में अभी त्रिभुज बनाया है उसमें अगर आप ओ बी लिखना चाहो तो ये बनेगा रेडियस का स्क्वायर। देखो, ये टोटल रेडियस था। ओ से अगर मैं ये सी मान लूँ तो ओ से सी का स्क्वायर बनेगा, ये ओ सी का स्क्वायर, और माइनस में बी सी का स्क्वायर, यही तो बनेगा। और ओ से सी तो रेडियस है, ओ से सी रेडियस है, तो ये 5√13 का स्क्वायर अगेन 325, और माइनस में बी सी क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया, अगर इसमें से आप 36 घटाओगे तो ये आ जाएगा अपने पास 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। अभी देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 17 है, और केवल यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो वो 15 था, और हमें बताना है ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, ओ से बी और माइनस में ओ से ए तक के बराबर है, और ओ बी आ गया है 17 और ओ ए आ गया है 15। ये घटा के कितना आ जाएगा जी, 2 और 2 इस सवाल का आंसर है। तो आसान सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, ये काफ़ी आसान सवाल है, ऐसा कई बार हमने कर लिया है चतुर्भुज में। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी, ए बी और सी डी। अब कह रहा है कि सी जो है वो 72 है, ठीक है, सी जो है वो 72 डिग्री है, और आपसे कह रहा है कि डी 28 है, ये 28 है, चलो ये भी मान लिए। ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ए और बी के समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं जी, ओ पर, ओ पर मिल गए। अब आपको कह रहा है कि ए ओ बी का मान बता दो, ये बता दो। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, कई सारा तरीका है इसके लिए। ठीक है, आप क्या करो कि ए और बी को निकाल लो, फिर 180 में से घटा लेंगे, और कोई बात ही नहीं है। ए ओ बी अगर मैं ए ओ बी हमें निकालना है तो हम ए और बी को निकाल लेते हैं, और फिर 180 में से हम क्या करेंगे दोस्त, घटा देंगे। ठीक है, तो आप बताओ कि अगर मैं एंगल ए और प्लस एंगल बी की बात करूं, देखो
एंगल ए और प्लस एंगल बी की बात करूं तो आप बोलेंगे कि 360 में से सी और डी को घटा दो, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है। अगर सी डी मैं घटा दूं तो हमारा ए प्लस बी बच जाएगा। तो सी और डी कितना है तो आप जोड़ोगे तो ये 100 आ जाएगा। 72 और 28 कितना होता है, 100 होता है। तो अगर मैं इसमें से 100 घटा दूं तो ये आ जाएगा 260। देखो ये 260 आ गया तो हमें ए और बी का आधा निकालना पड़ेगा, ए का आधा और प्लस बी का आधा। तो ये आधा करेंगे तो 260 का आधा कितना हो जाएगा जी, 130। अब बताओ कि बी और ए दोनों का आधा मिलके 130 है। तो त्रिभुज ओ ए बी में आप समझो जरा ध्यान से, ओ ए और बी में इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल ओ अगर लिखना है तो 180 में से आप ए प्लस बी घटा दो जिसका मान 130 आया है। तो अगर ये घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा जी, 50। और 50 इस सवाल का आंसर है। तो ऐसा सवाल तो मैंने करा दिया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए 227 में आपको दिया है कि एक वृत्त ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी पर स्पर्श करता है। ए बी और ए सी को आगे बढ़ाने पर ई और एफ पर मिलते हैं, यानी कि वो वृत्त टच करता है ई और एफ पर। आगे कह रहा है कि ए बी की वैल्यू 10, ए सी की वैल्यू 8.6 और बी सी की वैल्यू इतना है, तो बी ई की वैल्यू बता दो। कोई बात नहीं है, देखो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर दोस्त। पहले तो चित्र की बात करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल हो गया अपने पास ए बी सी, और इसको आगे बढ़ा दिया गया है, इसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। ये ई पर आ गया है, ये एफ पर आ गया है, और यहाँ पर एक सर्कल खींचा गया है ऐसे। अब पूरा नीचे अट नहीं रहा है तो मैं ऐसे ही सर्कल खींच दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कल खींच दिया गया है, ये यहाँ पे टच करेगा। अब आपको ये बोला गया है कि बी सी पर ये कहाँ पे टच करता है, बिंदु डी पर, ठीक है, टच कर दिया। अब आपको लेंथ दे रखी है ए सी की 8.6, ठीक है, और ए बी की 10, और बी सी की टोटल कितनी दे रखी है, 6.4। तो मैं बी सी इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा बी सी कितना है, 6.4 है। अब इसमें आपसे ये कहा गया है दोस्त कि आप वैल्यू बता दो किसका, बी ई का। यानी कि ये अगर एक्स है तो इसकी लेंथ बतानी है हमें, बी ई की एक्स की लेंथ बतानी है। अब देखो एक्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि एक्स आएगा ही, मैं एक्स समझने के लिए लिख दिया हूँ ताकि निकालना आसान रहे, बार बार बी ई ना लिखना पड़े। अब देखिए इसमें आप एक बार समझ लीजिएगा कि ऐसे सवाल में दोस्त अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट ए ई का, ए से ई तक आप कह लो या फिर ए से एफ तक कह लो, दोनों बात बराबर होता है, क्योंकि ए बाह्य बिंदु है और यहाँ से ये खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों हो गई। तो अगर आप एस ई निकालो या फिर ए एफ निकालो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। ये टचिंग पॉइंट है एक्चुअली में, आगे एफ बना हुआ है तो एफ आगे मत समझना, एफ यहाँ पे टच कर रहा है, ये वाला एफ है, ठीक है। और वैसे ही ई यहाँ पे टच कर रहा है। तो अभी अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट बीई की, तो ये याद रखना है, ऐसे सवाल डायरेक्ट भी आए हुए हैं, सीपीयू 2018 में आए थे, ठीक है, जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था सीपीयू का, उसमें आए हुए थे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कहेंगे दोस्त कि अगर एई की लेंथ बतानी है तो एई की जो लेंथ होती है ये त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर जो होता है त्रिभुज का ए बी सी का, उसका आधा होता है। तो परिमाप मतलब भुजाओं का योग, तो भुजा आप जोड़ लीजिए इन तीनों को, 10 और 8 18.6 हो गया, और अभी ये भी आपको जोड़ना है 6.4 बी सी की वैल्यू। तो सबको जोड़ के ये कितना बन रहा है, 18.6 और फिर 6.4, 25 बन जाएगा। तो ए सी ए ई की जो वैल्यू आ गई ये 25/2, यानी कि 12.5 आ गई, 12.5। अब देखो ये अगर 12.5 आ गया तो हम डायरेक्ट अब बी ई लिख सकते हैं, हमें बी ई बताना है। तो बी ई को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए ई, और अगर ए ई में से ए बी घटा दें तो बी ई बच जाएगा। ए ई पूरा है ये, इसमें से अगर मैं ए बी इतना घटा दूं तो हमारे पास बी ई बच जाएगा। तो डायरेक्ट आप घटा लो, ए ई में से हमें क्या घटाना था जी, ए बी। तो ए ई हमारा आया है 12.5 और ए बी है 10, तो ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2.5। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, इस पर डायरेक्ट सीपीयू में सवाल आया हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी ऐसे बाह्य जो वृत्त खींचा जाता है, ठीक है, इसको एक्स सर्कल बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये स्पर्श रेखाएं होती हैं दोनों, वो होती हैं त्रिभुज के परिमाप का आधा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई यहाँ पे क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो क्यू है वो आर से बड़ा है, एंगल पी एस कोण पी का द्विभाजक है, और पी टी जो है वो पी क्यू पर लंब है। अच्छा, तो ये तो स्टैंडर्ड बात है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये चलती है। देखो, और ये ऐसा मैंने बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं बताया है। देखिए ये पी हो गया जी, क्यू हो गया, और यहाँ पे हो गया आर। अब पी से पी टी पी क्यू पर लंब खींचा गया है, पी से पी टी पी क्यू पे लंब खींचा गया है कि क्यू आर पे लंब खींचेंगे यार, क्यू आर पे लंब होना चाहिए था ना, पी क्यू पे लंब कहाँ से हो जाएगा पी टी। देखो अगर पी से खींचा जाएगा लंब तो सीधी सी बात है कि पी क्यू पर तो आ ही नहीं सकता है, आप लंब खींचो या कुछ भी खींच लो। तो ये एक्चुअली में क्यू आर पे आएगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो क्यू आर पे हमने लंब खींच दिया यहाँ पे। अब कह रहा है कि
कोण पी का द्विभाजक भी है, ठीक है। पी एस जो है, पी एस वो कोण पी का द्विभाजक है। तो चलो पी से एस मैंने यहाँ पे खींच दिया, जो कि बाइसेक्टर है। अच्छा देखो, बाइसेक्टर है तो ऐसे केस में आपको ये पता होगा कि ये जो एंगल होता है ये वाला अंदर वाला, यानी कि कोण ये टी था, कोण टी पी और एस ये बराबर होता है किसके, कोण क्यू माइनस में कोण आर और इसके आधे के, कोण क्यू माइनस कोण आर बाई टू के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो किसका किसका वैल्यू पता है हमें, हमें एस पी टी दिया हुआ है। एस पी टी का मतलब यही वाला एंगल दिया है। इसके बदले में कितनी वैल्यू दी हुई है 28, तो इसके जगह पर मैंने 28 रख दी। और आपको Q तो बताना ही है, सवाल में R दे रखा है 23, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q माइनस में 23 और बटे में 2, तो 28 दूना 56 हो जाएगा, 56 बराबर Q माइनस में 23, तो Q बराबर 23 इधर ला के जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 79, और 79 इसका आंसर है। ये डायरेक्ट थ्योरम जो है वो याद रखना, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़रूरी है और बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त, 229 नंबर पे। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। ऐसे सवाल के लिए मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी सवाल में परित्रिज्या की बात की जाए, यानी कि सर्कम रेडियस की बात की जाए, तो पहले आप त्रिभुज की भुजाओं को चेक करो कि कहीं ये ट्रिपलेट्स तो नहीं हैं। और यहाँ पर भी आप ये पाएंगे कि ये ट्रिपलेट्स हैं, और अगर ये ट्रिपलेट्स हैं तो जो परित्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। यहाँ कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ 37 है, तो 37 का अगर आप आधा लिखोगे तो ये 18.5 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में क्या है, अपने पास ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी भुजाओं पर डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि डी ई ए बी बी सी के समांतर हो गया। अच्छा देखो, ये समांतर हो गया, इसका मतलब आधार समांतर होने पर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, वही वाला केस है यहाँ पर। और आपको दिया गया है कि ए डी जो है वो ए बी के साथ रेशियो बनाता है कितने का, 3 और 8 का। और आपको त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल चतुर्भुज डी सी और डी ई सी ए के साथ बताना है क्या होगा। कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं। देखिए क्या करना है, चित्र बना लेते हैं पहले। चित्र में ये जैसे मान लो कितना हो गया, कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और बी सी पर स्थित हैं। ए बी मान लो, ए बी और बी सी, तो बी को हम ऊपर ले लेते हैं, यही कॉमन है, ये सी हो गया। तो एक इस पर स्थित है डी और एक इस पर स्थित है ई, तो डी ई हो गया। और ये समांतर किसके है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी। ये यहाँ पर मिस्टेक है यार, बी सी के कहाँ से पैरेलल हो जाएगा, बी सी का पैरेलल होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। पैरेलल होगा तो वो ए सी का पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, आप मैच करा लीजिएगा अगर आपके पास दूसरे पीडीएफ हो तो। डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, ए सी के पैरेलल है। और ए डी का ए बी से आपको रेशियो दिया है 3:8, ए डी का ए बी से, यानी कि ये 3 है तो ये कितना है दोस्त, 8 है, यही दिया है ना। एक सेकंड, पूरा 8 है ना। ए डी अगर 3 है तो ए बी पूरा 8 होने का मतलब ये तो 5 ही बनेगा ना, तभी तो टोटल ए बी 8 बनेगा। अब देखिए हमें ये दोनों क्षेत्रफल बताना है, तो पहले मैं ये लिख दूं कि त्रिभुज ए नहीं बी, त्रिभुज बी डी ई, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये सिमिलर होगा त्रिभुज बड़े वाले के, यानी कि ए बी सी के। सिमिलर होने का कारण क्या है कि डी ई जो है वो ए सी के समानांतर है। अब ऐसे में आपको पता है कि साइड का रेशियो कितना आ गया, साइड का रेशियो है बी डी ई में 5, तो बड़े वाले का टोटल 8 था। तो एरिया का अगर रेशियो लिखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 8 का स्क्वायर 64, और हमें यही रेशियो बताना है। तो आप ये समझ लो कि अब रेशियो बताना है किसका, बी डी ई और बटे में डी सी और ई ए का। अच्छा अब आप सोचो कि ये तो 25 हो गया, आप यहाँ से भी 25 देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन में है। और दूसरा इस चतुर्भुज का बताना है, तो मैंने बताया था कि पूरे त्रिभुज में से इस छोटे वाले त्रिभुज को घटा देंगे तो ये चतुर्भुज का एरिया बच जाएगा। तो पूरा त्रिभुज है कितना, 64 का, और उसमें से त्रिभुज छोटा वाला है 25 का, तो 64 में से 25 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, 39, 25 बटे 39, यानी कि 25 और 39 का रेशियो आएगा। लास्ट सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से, सवाल नंबर 231, ये ज्योमेट्री का लास्ट सवाल है। देखें भाई, तो इस सवाल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पी क्यू आर में पी जो है वो 120 डिग्री है, और पी एस जो है वो क्यू आर पर लंब है, और पी क्यू प्लस क्यू एस जो है वो एस आर के बराबर है। एंगल क्यू का वैल्यू बताना है आपको। तो पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। देखिए ये हो गया अपने पास त्रिभुज पी क्यू और ये आर। अब आपसे क्या दिया हुआ है कि पी एस क्यू आर पे लंब है, तो मैंने यहाँ से पी एस एक लंब डाल दिया, किस पे, क्यू आर पे। पी एस है एक्चुअली में, ये एस है। अब आपसे कह रहा है कि
पी क्यू और क्यू एस की जो लेंथ है वो बराबर है एस आर के योग के। पी क्यू और क्यू एस, अच्छा मान लो अगर मैं पी क्यू को एक्स लिख दूँ और इसे वाई लिख दूँ तो ये एस आर टोटल कितना है जी, तो आप बोलेंगे ये एक्स प्लस वाई के बराबर है। अच्छा देखो, अगर हमें एंगल क्यू का मान लिखना है तो हम ऐसे कह सकते हैं देखो अपनी आसानी के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये एग्जैक्टली एक्स के बराबर मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। बराबर ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या है कि जो देखो अब बराबर ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा हुआ, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये एंगल भी अब थीटा हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं, तो ये कोण भी क्या हो गया, थीटा। और ऐसे में जब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ऐसे में आधार जो है वो बराबर भाग में डिवाइड होता है, यानी कि क्यू एस अगर वाई है तो इधर मान लो मैं यहाँ पर कुछ मान लेता हूँ, इसको आप जेड कह लो या फिर पी क्यू आर एस टी मान लेता हूँ मैं, इसको टी उसी कलर से मैं लिखता हूँ ताकि बात में कोई गड़बड़ी ना हो, ये टी है मान लो। अब मैंने ये कह दिया कि ये वाई है तो इधर वाला भी वाई होगा, और अगर ये वाई है तो ये एक्स होगा, तभी तो पूरा एस आर हमारा एक्स प्लस वाई बनेगा। ये बात आप समझते हैं कि नहीं। देखो ये चीज़ वाई था तो ये भी वाई होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में आधार जो है वो बराबर भागों में डिवाइड होता है लंब खींचने से, ठीक है। तो अगर ये वाई था तो वो भी वाई हो गया, और ये पूरा एस से आर तक एक्स प्लस वाई था तो केवल एस टी वाई हो गया, तो टी आर कितना हो गया, एक्स हो गया। अब ये बात आप समझो कि त्रिभुज पी और टी और आर में, इसमें भी आप देखोगे कि दो साइड्स इक्वल हो चुके हैं एक्स और एक्स। अगर ये दो साइड इक्वल हो गए तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी कि आप इस कोण को और इस कोण को लिखोगे तो कितना लिखोगे बताओ। देखो क्यू जो है, थीटा जो है ये वाला, ये बाह्य कोण हो गया। इस त्रिभुज में पी टी आर में आप देख रहे हैं कि थीटा जो है ये वाला कोण थीटा, ये बाह्य कोण हो गया है, यानी कि हम डायरेक्ट थीटा को लिख सकते हैं किसके बराबर, कोण पी और कोण आर के योग के बराबर, यानी कि पी प्लस आर के बराबर। और ये दोनों एक्चुअली में इक्वल है, इक्वल है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्टली अगर मैं मान लिखना चाहूँ फिर तो ये भी थीटा बाई टू आएगा और ये भी थीटा बाई टू आएगा। ये आप समझ सकते हैं कि कैसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही इस थीटा बाई टू के आधे आधे होंगे, तभी तो इनको जोड़ने पर थीटा बनेगा। और ये आधे आधे ही क्यों हुए, क्योंकि ये साइड भी बराबर थे, इसलिए ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। अब ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, देखो पूरे त्रिभुज पी क्यू और आर में कि अगर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R अगर हम लिखना चाहें तो आप बोलेंगे जी ये 180 हो जाएगा। और कोण P सवाल में 120 था, कोण Q को हमने थीटा ले रखा है, कोण R हमारा थीटा बाई टू आ गया है, और ये 180 के बराबर है। तो अगर आप कहो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये थीटा 3 थीटा बाई टू बन जाएगा, और अगर 120 को उधर ले जाओगे तो ये 60 बचेगा, और ये 3 से कट जाएगा, 20 या 60, यानी कि थीटा की वैल्यू 20 दूना कितना आ जाएगी जी, 40। और 40 इस सवाल का आंसर है। तो ये था अंतिम सवाल। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए दोस्त, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए कीजिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास अभी देखने वाले और ये सारे जो लोग होते हैं शेयर सब्सक्राइबर और फलाना ढिमका, ये सारे लोग कम हैं। फिर भी जितने ही लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो जेन्युइन हैं, जो देखते हैं, वो ऑनलाइन वॉच करें वीडियो को पहले, ठीक है। एक बार आप ऑनलाइन वॉच कीजिएगा तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और उससे चैनल आगे ग्रो करेगा मेरा, ठीक है। और उससे ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे हमसे। तो आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन देखने की, कमेंट कीजिए कि लाइक करने का, ठीक है। ये सारा प्रक्रिया अगर आप करते रहेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा होगा हमारे चैनल को, ठीक है। और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, ज़्यादा लोगों में पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो आप थोड़ा इतना काम कीजिए, मेरा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए साथ ही साथ, और ऑनलाइन देखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद मेंसुरेशन की वीडियो आएगी, आप ज़रूर से उसके लिए स्टे ट्यून कीजिए। और आप रिकमेंड कर सकते हैं, फिर वीडियो आने से पहले अगर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट कर दिया कि कौन सा टॉपिक लिया जाए, तो मैं मेंसुरेशन को शुरू कर दूंगा। अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मेंसुरेशन शुरू कर दूं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस कर दूं, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर दूं। तो 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से आप कुछ भी कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।